अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बड़े आज के लेक्चर में हम रे ऑप्टिक्स को फिनिश करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने अभी तक सेमीकंडक्टर एंड न्यूक्लियर फिजिक्स जो वो फिनिश की हुई है। तो चलिए बेटा आज के लेक्चर में रे ऑप्टिक्स को हम फिनिश करते हैं। सी फर्स्ट न्यूमेरिकल सेज two parallel plane mirrors M1 and M2 have a length of 2 meter each and are 10 millimeter apart. A ray of light is incident on one end of mirror M2 at an angle of 30 degrees. The number of reflections light undergoes before reaching the other end is. देखिए बेटा इसको मैं यहां पे समझाता हूं। आपके पास दो मिरर्स है बेटे, दो प्लेन मिरर्स है। ठीक है, दो प्लेन मिरर्स है आपके पास, और दो प्लेन मिरर्स के बाद यहां पे एक रे आ रही है बेटा, इंसिडेंट हो रही है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। ऐसे आ रही है रे बेटा, जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है डेफिनेटली दूसरे मिरर पे पड़ेगी। सो उसके बाद यहां पे रिफ्लेक्शन होगा फिर इस मिरर के साथ। सो नंबर ऑफ, और यू कैन से ये रे होगी बेटा, इट विल अंडरगो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस बिफोर लीविंग द सिस्टम। और हमसे ये यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कितनी होंगी बिफोर लीविंग द सिस्टम। बट बेटे इसमें इंपॉर्टेंट ये है, आप देख सकते हो कि यहां पे 10 मिलीमीटर इनके बीच में डिस्टेंस देकर है। ठीक है, और यहां पे देकर बेटे टोटल लेंथ ऑफ द मिरर विच इज 2 मीटर। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं बेटे। अब देख सकते हो जब यहां पे पहली रिफ्लेक्शन हुई, ये रे अंदर आ गई बेटा बाय अ डिस्टेंस। लेट सपोज ये एक्स अंदर आ गई आफ्टर वन रिफ्लेक्शन। तो बेटा जब दूसरी रिफ्लेक्शन होगी आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन, ये और अंदर आ जाएगी बेटा एक्स। सो दैट मीन्स हर एक रिफ्लेक्शन के बाद ये अंदर आ रही है बेटा एक्स। सो अगर मैं कहूं टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस n है, तो जरा बताइए टोटल डिस्टेंस ये कितना ट्रैवर्स करेगी बेटा nx। बट वो nx कभी भी 2 मीटर से ज्यादा नहीं होगी। नाउ द क्वेश्चन इज क्यों? क्योंकि 2 मीटर बेटा लेंथ ऑफ द मिरर, इससे ज्यादा डिस्टेंस अगर ये आएगा वो रे जो है वो बेटा सिस्टम को डेफिनेटली लीव करेगी। ठीक है, वो मिरर को हिट जो है कभी नहीं कर सकती है। तो बेटा यहां पे n कैसे निकाला जाए फिर? 2/x, सिंपल n जो है दैट विल बी इक्वल टू 2/x। अब x किसके बराबर है बेटे? ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैं एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन दिखाऊंगा। देखिए ये आपका यहां पे x है, ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ये एंगल है बेटा 30 डिग्रीज, है कि नहीं? इस राइट एंगल ट्रायंगल में x है बेटा परपेंडिकुलर, और बेस क्या है बेटा? दैट्स इक्वल टू 10। तो बेटा क्या मैं लिख सकता हूं x/10, बट ये मिलीमीटर है तो 10⁻³ इज इक्वल 10/30। 10/30 हुआ 1/√3। तो बेटा इसको सॉल्व करके 10⁻² आएगा, वो ऊपर जाएगा। x इज इक्वल 10⁻² डिवाइडेड बाय √3। x का वैल्यू आ गया, यहां पे इंसर्ट कर दीजिए तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस आएगा। सो n इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय x, दैट्स 10⁻²। तो √3 बेटा ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। अब 10⁻², इसको मल्टीप्लाई होगा तो ये 200 आएगा। 200√3 बेटा वो 200 से ज्यादा ही होगा। 80 गया, 134 ये गया, ओनली वन ऑप्शन इज लेफ्ट, दैट 346। व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट द रे विल अंडरगो 346 रिफ्लेक्शंस बिफोर लीविंग द सिस्टम। सो चलिए बेटा अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट द क्वेश्चन सेज, टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू वन अनदर एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्रीज। चलिए बेटा दो मिरर्स है हमारे पास जिनके बीच में एंगल है बेटा दैट्स इक्वल टू 40 डिग्रीज। ठीक है, यहां तक सही जा रहा है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटे? अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली इन बिटवीन देम। हमने क्या किया है? हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है बेटे इन दो के बीच में। ये जो दो मिरर्स हैं उन दो के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, बट सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली मतलब ऑन द एक्सिस जो बेटा विच बाइसेक्ट्स द एंगल, यानी हमने बाइसेक्टर पे इस ऑब्जेक्ट को कहीं पे रख दिया है। उसके बाद क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट बोथ मिरर्स इज। देखिए बेटा क्या कह रहा है? कह रहा है आप बताइए कि यहां पे टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी। बेटा ये बहुत ही आसान, और मुझे लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि नंबर ऑफ इमेज इन केस ऑफ टू इंक्लाइंड मिरर्स कैसे निकाला जाता है। सो बेटा मैं आपके साथ वही मेथड जो है डिस्कस करूंगा जो आप जो आपने सीखा होता है। व्हाट दैट इज, आप निकालते हो m बेटा। m किसके बराबर होता है? 360/θ द एंगल बिटवीन टू मिरर्स। ये आपका मेथड होता है। फिर आप कहते हो सर यहां पे m का वैल्यू या तो इवन हो सकता है या तो ऑड। लेट्स सपोज m या तो इवन होगा बेटे
या तो ऑड आ सकता है। इन केस m जो है, m खुद किसके बराबर 360 अपॉन थीटा, अगर ये इवन हुआ, नंबर ऑफ इमेजेस जो होता बेटे दैट इज m-1। बट इन केस m इज ऑड, तो दो केसेस अराइज होते हैं बेटा, कि फिर हमें इसमें एक और कंडीशन देखनी पड़ती है कि ऑब्जेक्ट को हमने सिमेट्रिकली रख दिया या एसिमेट्रिकली रख दिया। इन केस हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो सिमेट्रिकली होगा, तब हमारा जो नंबर ऑफ इमेज होता है बेटे वो m-1 होता है। नंबर ऑफ इमेजेस इन केस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली इट इज m-1, लेकिन जब ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटे सिमेट्रिकली, और इन केस कि वो एसिमेट्रिकली मतलब किसी और जगह रख दिया गया है एक्सेप्ट द एंगल बाइसेक्टर, तब नंबर ऑफ इमेज होता है बेटे m के बराबर। तो ये तब है जब एसिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, एसिमेट्रिकली। ठीक है बेटे, बहुत आसान है। अब मुझे बताइए हमारा जो क्वेश्चन है बेटा उसको हम किस तरीके से जो है मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में फिनिश करेंगे। तो हम m निकालेंगे सिंपली, विच इज 360 अपॉन थीटा, थीटा इज 40। तो जैसे आप ये कैलकुलेट करोगे इट गिव्स 9। नाउ 9 क्या बेटा, ये परफेक्टली आपका ऑड फिगर है। अगर ये ऑड है बेटा, ऑड में आपको दो चीजें चेक करनी है कि आपका ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली है एसिमेट्रिकली, क्योंकि ये सिमेट्रिकली है सो द नंबर ऑफ इमेज विल बी सिंपली m-1। सो आपका जो आंसर है नंबर ऑफ इमेज दैट्स 8, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्लियर है बेटे? चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे, A thin rod of length f/3 lies along the axis of a concave mirror of focal length f. One end of its real and magnified image touches an end of the rod. The length of the image is. चलिए बेटा थोड़ा सा मैं पहले आपको जो है इसका ब्रॉड कॉन्सेप्ट दूं। देखिए बेटा, ये देखिए बेटा मैं समझाता हूं यहां पे। जस्ट टेक अ लुक एट दिस। लेट्स सपोज ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और ये बन गई बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। दो टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशंस होती है बेटा, एक होता है ट्रांसवर्स, दूसरा होता है एक्सियल। ट्रांसवर्स क्या होता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को बेटा इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर रख दें तो क्या होगा, जो इसकी इमेज बनती है अगर वो रियल और मैग्निफाइड है तो बेटा डाउनवर्ड्स बनेगी, ठीक है ना, यानी अपोजिट साइड में ऐसे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। सो वो भी परपेंडिकुलर होगी बट दिस टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, दैट्स नोन एज बेटा एक्सियल, दैट्स नोन एज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। दूसरा होता है बेटे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें along the axis, तो जो इमेज होगी बेटा उसकी जो मैग्निफिकेशन होगी उसको एक्सियल नहीं, उसको ट्रांसवर्स बोला या एक्सियल बोला जाता है, नॉट द ट्रांसवर्स। तो ये दो टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशंस होती हैं। यहां पे along the axis जो इसकी मैग्निफिकेशन होगी उसको बोलेंगे बेटा एक्सियल मैग्निफिकेशन, दैट्स नोन एज एक्सियल मैग्निफिकेशन। और अगर बेटा इस तरीके से ऑब्जेक्ट को रखा जाए इस तरीके से और ये लेट अस सपोज उसकी इमेज हुई, तो इस मैग्निफिकेशन को बोला जाता है बेटे ट्रांसवर्स। ये ट्रांसवर्स और ये एक्सियल मैग्निफिकेशन आपस में रिलेटेड होते हैं, दे आर इंटर रिलेटेड। मतलब जिस स्टूडेंट को ट्रांसवर्स निकालना आएगा एक्सियल उसके लिए कोई इश्यू ही नहीं है। तो बेटा यहां पे आप कैसे याद रखोगे कि एक्सियल और ट्रांसवर्स हम कैसे मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में कैलकुलेट करें, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स आप कैसे एक न्यूमेरिकल को फिनिश करोगे, चाहे वो एक्सियल हो या चाहे वो ट्रांसवर्स हो। तो ध्यान से देखिए बेटा, मैं इनको रिलेट करके आपको देता हूं, ध्यान से देखिएगा, याद रखेंगे बेटा एम ट्रांसवर्स जो है वो होती है, उसकी जनरल फॉर्मूला होती है बेटा I/O, यानी इमेज हाइट जिसको आप कह सकते हो टू द ऑब्जेक्ट हाइट, क्लियर है, इज इक्वल माइनस टाइम्स ऑफ V/O, मतलब इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको आप UB यहां पे कह सकते हो, ठीक है, इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई F माइनस U। सो बेटा ये एक गोल्डन फॉर्मूला है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करने का। दिस इज अ गोल्डन रूल टू डिटरमाइन द ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ मिरर। कौन सा मिरर, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, इस तरीके से हम निकालते हैं बेटा। इसके बाद एक और चीज याद रखिए, अगर आपको एक्सियल अब निकालना है, अगर आपको एक्सियल निकालना है तो बेटे वो रिलेटेड है किसके साथ, ट्रांसवर्स के साथ। ना द क्वेश्चन इज कैसे, बेटा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले लेट्स सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की आप बेटा दो एंड्स को हाईलाइट कर दीजिए, ये इसका एक एंड है, ये इसका दूसरा एंड है। जो इसके दो एंड्स है बेटा डेफिनेटली वो दो ऑब्जेक्ट्स का काम करेंगे।
तो यहां पे कितनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस आएंगी? दो, u1 और u2। इस एंड का मैं a नाम रखता हूं, इसका मैं b नाम रखता हूं। क्लियर है बेटे? तो दो एंड्स की बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u1 एंड u2। अब आप क्या करेंगे बेटा, इस a एंड को एक ऑब्जेक्ट मानेंगे और इसकी निकालेंगे बेटा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो कैसे आएगा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ऑफ a? फॉर्मूला आपके पास ये है, वी जनरली यूज दिस वन। इससे आपका जो है काम चलेगा। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ऑफ ए इस फॉर्मूला से निकालिए, f डिवाइडेड बाय f माइनस u। आपने निकाल दिया ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ऑफ ए, और उसके बाद आप निकालिए बेटा ऐसे ही ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ऑफ एंड b, वो भी किसके बराबर होगा? f डिवाइडेड बाय f माइनस u। लेकिन यहां पे क्या है, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट के दो एंड्स है, इनकी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो डिफरेंट है, तो यहां पे u1 आएगा, यहां पे u2 आएगा। एक बार आपने ये निकाल दिया, उसके बाद आप सीधे लिख सकते हो बेटे दैट एक्सियल मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ऑफ ए इनटू ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ऑफ बी। बेटा ये आपका आएगा m एक्सियल। इस तरीके से आपने m एक्सियल याद रख लिया। क्लियर है बेटे? इन केस आपका ऑब्जेक्ट वहां पे क्वेश्चन में लिखा गया, लेट्स सपोज कि ऑब्जेक्ट इज शॉर्ट ऑब्जेक्ट, या अगर उसने एक ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी, तो बेटा ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इन केस क्वेश्चन में लिखा है ऑब्जेक्ट इज शॉर्ट, दूसरा वहां पे u1 और u2 नहीं देकर थे, रादर एक ही u देकर था। इन दैट केस आप याद रखेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट जब शॉर्ट होगा ए और बी कोइंसाइड करेंगे। जब ये कोइंसाइड करेंगे तो आपको अलग अलग MTA और MTB निकालने की जरूरत नहीं है। इन दैट केस एक ही आएगा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन MT, और वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी f अपॉन f माइनस u, जो एक ही जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो देकर होगी, वही आपको यहां पे यूज करना है। एक बार ट्रांसवर्स आ गया, फिर अब आपको पता है हमें निकालना है एक्सियल। अब एक्सियल क्या होता है बेटे? मॉड ऑफ MTA MTB अभी तक, क्योंकि दो थे बेटा, लेकिन अब जब ये एक ही बन गए तो ये इक्वल हो गए। जब ये इक्वल हो गए तो आप लिख सकते हो MT स्क्वायर। सो ये होगा बेटा एक्सियल मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला इन केस द ऑब्जेक्ट इज शॉर्ट। ये होगी एक्सियल मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला इन केस द ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है बेटा वो नेग्लिजिबल नहीं है, इट्स अ लॉन्ग ऑब्जेक्ट। तो चलिए बेटा ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम अपनी इस न्यूमेरिकल में। ध्यान से देखिए, ए थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3। बेटा एक रॉड है जिसकी लेंथ है बेटा f/3, ठीक है? तो हमने उसको रख दिया है किसके ऊपर? along the axis, along the principal axis। आपका जो मिरर है दैट्स कॉन्केव मिरर, इस तरीके से हमने उसको रख दिया है। अच्छा, और फोकल लेंथ f, यानी आपका जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ f है बेटा, ठीक है? वन एंड ऑफ इट इज रियल एंड मैग्निफाइड इमेज। अब देखिए बेटा ये कह रहा है जो इमेज बन रही है, एक तो वो रियल है और मैग्निफाइड है। हमें पता है मैग्निफाइड और रियल कब बनता है बेटे? जब आपका ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस, जब इन दो पॉइंट्स के बीच में होगा तब जाकर आप ये कह सकते हो कि हमारे पास जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव मतलब कहने का मतलब रियल और मैग्निफाइड इमेज तभी बनती है। तो बेटा ये मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है? अब वो इमेज तो कहीं पे भी बन सकती है बैक, तो हमें यह पता चला सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं पे है और इमेज पीछे बनेगी, वो मैग्निफाइड और रियल है। इतना तो समझ में आया। बट इसने एक और चीज दी है, इमेज टचेस एन एंड ऑफ द रॉड। कह रहा बेटे जो इमेज बनी वो रॉड के एक एंड को टच कर रही है। जैसे ही ये कह रहा है कि इमेज का एक एंड रॉड को टच कर रहा है, बेटे उसके लिए कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट का ये एंड होना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। नाउ क्यों? आपको पता है बेटे फ्रॉम द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ जो इमेज फॉर्मेशन है ऑफ ए कॉन्केव मिरर, आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पोजीशन होती है जहां पे जो ऑब्जेक्ट बनता है बेटे, जहां पे ऑब्जेक्ट जो बनता है, सॉरी इमेज जो बनती है वो बिल्कुल वहीं पे बनती है जहां पे ऑब्जेक्ट होता है। यानी इमेज और ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे होते हैं। हां, यहां पे अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, इमेज जो होगी डेफिनेटली उसकी डायरेक्शन जो होगी वो डाउनवर्ड्स होगी। ये तो हमें पता है, ठीक है ना? एंड नॉट ओनली दैट, इसकी जो लेंथ है वो इसके बराबर होगी। तो बेटा ये दो पॉइंट्स जो है दिमाग में रखिए कि ये बोल रहा है इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड करें, यानी एक एंड उनका मिल रहा है, तो मतलब वो एंड ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए, तब जाकर ऐसा पॉसिबल है।
तो बेटे आइए यहां पे देखिए बेटा, ये ऑब्जेक्ट जो मैंने इसका एक एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे दिखाया, तब जाकर इमेज जो है वो इसको टच कर सकती है। ठीक है, इन्वर्टेड होगी बट मैग्नीफाइड और रियल होगी बेटा, ये हमने यहां पे, यह हमें पता है फ्रॉम द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मिरर्स। अब ये क्या पूछ रहा है, द लेंथ ऑफ द इमेजेस, हमें निकालना बेटे लेंथ ऑफ द इमेज। ठीक है, कैसे निकालेंगे लेंथ ऑफ इमेज, बहुत आसान है, दो स्टेप्स में। आपका जो ऑब्जेक्ट है क्या वो शॉर्ट है या लॉन्ग है, लॉन्ग है, क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यहां पे देकर है f/3, तो ध्यान से देखिए बेटा, यहां पे जो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है वो f/3 देकर है। ठीक है ना, अब मुझे बताइए बेटा यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, ये 2f होगी क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो मुझे बताइए यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस होगी, इट विल बी 2f माइनस f/3, 2f माइनस f/3 होगा बेटे। अब 2f माइनस f/3, 3 2 6, 6f माइनस f, तो 5f/3 होगा बेटे। तो यहां पे आप लिख देंगे यहां से यहां तक होगा 5/3f। इतना आई थिंक क्लियर है, बहुत आसान। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इससे क्या हुआ, जो मेरा ऑब्जेक्ट बेटे, इसके दो पॉइंट्स यानी दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस मुझे मिल जाएंगे। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस काम करेगी, लेट सपोज u1। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज 2f, ये बेटा दूसरे ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके दो एंड्स काम करेंगे दो ऑब्जेक्ट्स का, और जब दो ऑब्जेक्ट तो दो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशंस, फिर आपका आ जाएगा बेटे m एक्शियल आ जाएगा, m ट्रांसवर्स a, m ट्रांसवर्स b, यानी a अगर ये है b अगर ये है, तो मैं निकालूंगा बेटे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ऑफ a, पहले इस एंड की ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन किसके बराबर होगी बेटा, f डिवाइडेड बाय f माइनस u। अब यहां पे f क्या है बेटे, डेफिनेटली वो माइनस है बेटा, फोकल लेंथ f है आपका यहां पे, डिवाइडेड बाय ये आएगा माइनस f, फिर ये माइनस u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 5f/3, बट आपको ये माइनस लेना, क्यों, पॉलिश्ड साइड से जो भी वो बेटा पॉजिटिव, और बेटा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहां से जो भी हमें पता वो नेगेटिव, तो माइनस माइनस यहां पे प्लस हो जाएगा, कितना बेटे 5f/3। यहां तक समझ में आएगा, ठीक है। अब बेटा इसको क्या करेंगे आप, ये 3f आया 5f माइनस 3f, ये आएगा 2f/3, तो उल्टा हो जाएगा बेटा 3f बाई यहां पे आ जाएगा 2f और ऊपर माइनस। मैंने कुछ नहीं किया बेटे, मैंने इसको सॉल्व किया तो 2f/3 आया, 3 ऊपर लाया मैंने, ठीक है, इन्वर्ट हो गया, तो -3/f और f कैंसिल हुआ, ये आया बेटे -3/2, ये आया -3/2। इतना क्लियर है। उसके बाद ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ऑफ एंड बी तो निकालनी है, क्योंकि ये शॉर्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ये शॉर्ट होता तो इसी को हम स्क्वायरिंग कर देते, मिल जाता m एक्शियल, बट बेटा ऐसा नहीं है, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां पे बेटा MTB भी निकालना पड़ेगा। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ऑफ b, अगर मैं कहूं सीधे वो -1 है, मैं सीधे कहता हूं बेटा कि ये -1 है। अब आप कहेंगे सर आपको याद होगा इसीलिए आपने, नहीं बेटे याद नहीं, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है बेटा, क्योंकि आपका जो एंड बी है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो ऑब्जेक्ट होता, अभी मैं समझा रहा था, जो उसकी इमेज होती है वो इन्वर्टेड तो होती है, बट उसकी लेंथ उतनी ही होती है बेटा जितनी कि ऑब्जेक्ट की। तो बेटा बताइए जो मैग्निफिकेशन है वो कितने आएगी, डेफिनेटली वो 1 आएगी, क्योंकि अगर इसकी लेंथ ज्यादा होती तो 1 से ज्यादा आता, अगर कम तो 1 से कम आता, क्योंकि ये बराबर है बेटा, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो यहां पे आएगी बेटा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन वो 1 आ जाएगी, लेकिन -1, हां ये मैं मेंशन करूं माइनस, क्यों, क्योंकि इन्वर्टेड है, -1 है बेटा। तो यहां पे आप लिख देंगे बेटा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ऑफ एंड बी इज -1, क्योंकि अब आपको एंड ए और एंड बी के ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशंस मिल गए, तो अब आप क्या करेंगे बेटा, सिंपली यहां पे हम यूज करेंगे बेटा नाउ m एक्शियल किसके बराबर होता है बेटे, वो होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ऑफ ए इंटू ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ऑफ बी। जैसे आप इनको मल्टीप्लाई करोगे बेटा ट्रांसवर्स ऑफ दिस एंड दिस, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा 3/2। अब आपको यह भी पता है जैसे बेटा आपका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है I/O, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऐसे एक्शियल भी होता है I/O। हां फर्क यह है, दिस इज एक्शियल, दिस इमेज जो आप ये कह सकते हो लेंथ, दिस इज एक्शियल ऑब्जेक्ट लेंथ बट एक्शियल। तो एक्शियल ऑब्जेक्ट लेंथ कितना देकर है, वो देकर है f/3, तो बेटा f/3 से इसको मल्टीप्लाई होगा, आएगा I एक्शियल, ठीक है बेटा, I एक्शियल आएगा, ऑब्जेक्ट जो आपका उसकी लेंथ है f/3, उससे मल्टीप्लाई करिए m को, दैट इज 3/2, 3 3 कैंसिल
हो जाएगा बेटा f/2 इज द आंसर। f/2 यहां पे ढूंढिए, सो दिस इज द आंसर, f/2 इज द आंसर। ठीक है, इस तरीके से दिस इज द इमेज जो आपकी है बेटा, उसकी कितनी मैग्निफिकेशन हो, जो आफ्टर मैग्निफिकेशन उसकी जो लेंथ है वो कितनी है बेटा, दैट्स इक्वल टू f/2। इस तरीके से हमने इसको फिनिश कर दिया। ठीक है, चलते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, आइए बेटा, नाउ द क्वेश्चन सेज ए शॉर्ट लीनियर, देखिए बेटा यहां पे स्टार्ट में ही कह रहा है शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ b, लेंथ है बेटा इस ऑब्जेक्ट की b, लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ f एट अ डिस्टेंस ऑफ u from the pole of the mirror, the size of the image is approximately equal to, हमें निकालना है size of the image। ये फिर से यही क्वेश्चन है, बट ये इसका वो स्पेशल केस है, शॉर्ट ऑब्जेक्ट। तो चलिए बेटा, हमने तो निकाला बेटे तब जब ऑब्जेक्ट लॉन्ग था, शॉर्ट ऑब्जेक्ट तो उसी का एक सिंपलीफाइड केस है। तो ये मैं यहां पे सिखाऊंगा, ध्यान से देखिए बेटा, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेट सपोज दिस द फोकस, आपने बीच में रख दिया बेटे ऑब्जेक्ट की लेंथ देकर है बेटा b, बट शॉर्ट इसमें साथ में लिखा है शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट, और लेंथ देकर है बट ऑब्जेक्ट वहीं से मेंशन करके इट इज शॉर्ट। और हमें क्या निकालना बेटे, साइज ऑफ द इमेज। अब साइज ऑफ इमेज, क्योंकि ये बेटा एक्सियल है, अलोंग द एक्सिस रखा गया, इसमें मैग्निफिकेशन कौन सी होगी, एक्सियल या ट्रांसवर्स, एक्सियल होगी। अब एक्सियल कैसे निकालते हो, फ्रॉम ट्रांसवर्स। सो आना क्या चाहिए बेसिकली बेटा, हर एक स्टूडेंट को होल्ड होना चाहिए असल में ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकालने में, क्योंकि एक्सियल तो वहीं से निकलता है। तो मैं निकालूंगा बेटा यहां पे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अब मेरा एक पॉइंट है यहां पे, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन यहां पे दो निकलेंगे या एक निकलेंगे, क्यों, शॉर्ट कहने का मतलब यहां पे जो इसके दो एंड से वो नजदीक है, तो यहां पे u1 और u2 नहीं होगा बल्कि u होगा बेटे। तो दैट मींस इसकी जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, क्या वो देकर है, हाँ एट अ डिस्टेंस ऑफ u देकर है। ठीक है, दैट मींस आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दैट इज u, फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर f देकर है। हमें निकालना है साइज ऑफ द इमेज। तो मैं कहता हूं पहले ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकालो, किसके बराबर होगा, तो उसके पास हमारे पास बहुत सारी फॉर्मुलाज होती हैं, I/O होता है -v/u, f डिवाइडेड बाय f माइनस u। यहां पे बेस्ट सूटेड है बेटा f और u इन टर्म्स, f डिवाइडेड बाय f माइनस u। अब प्रॉपर साइन कन्वेंशन, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, f इसका माइनस आएगा, तो -f यूज करिए, -f। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है बेटा, क्योंकि वो ऑन द रिफ्लेक्टिंग साइड है, वो माइनस प्लस हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ठीक तरीके से लिख दूं तो -f डिवाइडेड बाय u माइनस f, ये आ जाएगा बेटा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इसका। अब एक्सियल मैग्निफिकेशन इसकी कितनी होगी, m एक्सियल, वो होगी बेटा मॉड ऑफ जो आपका है ट्रांसवर्स स्क्वायर, m ट्रांसवर्स, जो इसकी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है उसको स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो बेटा अब मैंने ट्रांसवर्स निकाल के रखा, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये बनेगा f डिवाइडेड बाय u माइनस f का स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटे। क्या निकाला आपने बेटा, आपने निकाला m एक्सियल। अब m एक्सियल निकाला, आपको असल में साइज ऑफ द इमेज निकालना है। अब m एक्सियल निकल गया तो मैं ये भी कह सकता हूं दैट m एक्सियल इज आल्सो इक्वल टू I एक्सियल डिवाइडेड बाय O एक्सियल। अब मुझे बताइए बेटा m एक्सियल निकाल के I एक्सियल निकालना है, दिस इज टू बी डिटरमाइंड। O एक्सियल कितना है, व्हाट द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग द एक्सिस, दैट इज b, तो b से इसको मल्टीप्लाई करना है। सो I एक्सियल, हमारा जो आंसर आ रहा है बेटे, I एक्सियल इज b टाइम्स m एक्सियल हमने निकाला हुआ है, दैट इज f डिवाइडेड बाय u माइनस f का होल स्क्वायर। तो जरा चेक करिए बेटा I एक्सियल कहां पे, b डिवाइडेड बाय f, ये है बेटा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ये बेटा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आपको समझ में आया हम कैसे करते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है बेटा ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस लाई करता है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, उसमें जो मैग्निफिकेशन होती है उसको बोलते हैं एक्सियल मैग्निफिकेशन। अगर वो परपेंडिकुलर टू एक्सिस है बेटा तो उसमें होती है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स आपको आना चाहिए निकालना किसी भी हालत में। कैसे निकालोगे, तीन फॉर्मुलाज है आपके पास, m ट्रांसवर्स इज इक्वल टू I बाय O इज इक्वल टू माइनस V बाय U इज इक्वल टू f डिवाइड बाय f माइनस U। एक बार आपने निकाला, अब अगर आप एक्सियल निकालना चाहते, एक्सियल क्या हुआ, जब ऑब्जेक्ट है अलोंग द एक्सिस, तब मैग्निफिकेशन वो इसी का या तो स्क्वायर होगा या तो m ट्रांसवर्स ऑफ A इंटू m ट्रांसवर्स ऑफ B। व्हाट आर A एंड B, जो ऑब्जेक्ट अगर आपका लॉन्ग होगा तो उसके दो एंड्स होंगे सेपरेट होंगे, तो वो दो एंड्स दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
डिफरेंसेस का काम करेंगे, तो उन्हीं का आपको निकालना बेटे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन अलग अलग से, फिर इस तरीके से हम निकालते हैं बेटा एक्शियल मैग्निफिकेशन। सो व्हाट्स इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूं बेटे, दैट इज एक्शियल, दैट इज ट्रांसवर्स, वो निकालना आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो क्वेश्चन है बेटा, इसकी जो आने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो मेरी ये सजेशन है बेटा, आपको ये याद ही रखना चाहिए रिजल्ट। ये क्वेश्चन जब आएगा तो इसी फॉर्म में आता है। सो दैट्स व्हाई मेरा ये मानना है कि आपको ये इस टाइम रिजल्ट जो है याद ही होना चाहिए, रेस्ट आप निकाल भी सकते हो, मैंने पूरा प्रोसीजर दिखाया हुआ है। नाउ व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, अ रे गेट्स सक्सेसिवली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम टू मिरर्स इंक्लाइनेड एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्रीज। बेटे दो मिरर्स हैं इंक्लाइनेड एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्रीज। देखिए बेटा, दो मिरर्स है, इनके बीच में एंगल जो है दैट्स इक्वल टू 40 डिग्रीज। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द फर्स्ट मिरर इज 60 डिग्रीज, देन द नेट डिविएशन ऑफ द रे इज। ध्यान से देखिए बेटा क्या हो रहा है, एक रे है बेटा जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका है बेटा कितना 60 डिग्रीज। अब ये कह रहा है a ray gets successively reflected from two mirrors, तो एक रे आ रही है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज और उसकी रिफ्लेक्शन होती है बेटा दो बार। तो एक रिफ्लेक्शन यहां पे, दूसरी यहां पे होगी डेफिनेटली, ठीक है, इस मिरर पे। तो यहां पे कितनी रिफ्लेक्शंस हो रही है, दो रिफ्लेक्शंस हो रही है बेटा, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द फर्स्ट मिरर 60, देन द नेट डिविएशन इज, तो आपको बताना है इस केस में इस रे की टोटल डिविएशन कितनी होगी, नेट डिविएशन। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब देख सकते हो ये रे आ रही है असल में, देखिए बेटा ये हमारी ओरिजिनल रे है, ठीक है। ये रे अगर बीच में मिरर नहीं आता तो डेफिनेटली यहां से चली जाती, बट क्योंकि बीच में मिरर है तो रे यहां से गई। तो बेटा जाना यहां से थे, इसको जाना यहां से था, गई यहां से, तो आपको नहीं दिख रहा है बेटा ये टर्न हो गई है। सो इस टर्न को हम कहते हैं बेटा डिविएशन। तो इसमें डिविएशन आ गई बेटा, तो इस रिफ्लेक्शन में एक डिविएशन आ गई, इसका मैं नाम रखूंगा del 1, इट्स द फर्स्ट डिविएशन हियर। ये रे आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन जब यहां पे इंसिडेंट होती है बेटा, तो यहां पे ये एक और रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इट्स शोइंग द सेकंड रिफ्लेक्शन, दिस इज द सेकंड रिफ्लेक्शन। तो बेटा आप ये देख सकते हो कि ये जो रे असल में अब ऐसे जाना चाहती थी, ऐसे जा रही थी, बट जा रही है अब ऐसे क्योंकि मिरर आ गया बीच में। तो आप ये कह सकते हो ये यहां पे भी टर्न हुई है, और यहां पे आप टर्न देखिए कैसा हुआ। सो यहां पे दूसरी डिविएशन आई del 2। लेकिन अगर आप एनालाइज करोगे बेटा, जो डिविएशन यहां पे और यहां पे डिविएशन उनका सेंस सेम है, यानी यहां पे क्लॉकवाइज यहां भी क्लॉकवाइज। इन केस ध्यान से सुनिए बेटा, दिस इज स्पेशल बेटा, इतने क्वेश्चंस है बट दिस इज स्पेशल। व्हाट मेक्स दिस क्वेश्चन स्पेशल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा हो कि इसमें रे जो है दो सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस करे, दो सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस, और ये आपको समझ में आ जाए कि दो रिफ्लेक्शंस में जो डिविएशंस आ रही हैं उनका सेंस सेम है। मैं नहीं कह रहा हूं बराबर है, डिविएशंस बराबर है, मैं कहता हूं अगर उनका सेंस सेम है तब बेटा आप याद रखेंगे जो नेट डिविएशन होती है दैट इज गिवन बाय अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला 2 पाई माइनस 2 थीटा। दिस इज द फॉर्मूला। मैं फिर से बताता हूं बेटे, इतने सारे रिफ्लेक्शन के केसेस हैं, आप चाहो तो मैं इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूं। यहां पे आया ये 60, ये 60 हुआ, ये 120, टोटल आना चाहिए 180, मैं del 1 अलग से निकाल सकता हूं। ऐसे मैं प्रोसीजर यहां पे अप्लाई करके del 2 निकाल सकता हूं। आप समझ रहे हैं बेटे, तो मैं del 1 भी निकाल, del 2, फिर क्योंकि ये क्लॉकवाइज है फिर उनको एड अप करूं, तो आप देखिए एटलीस्ट 3 स्टेप्स हैं। तो मैं आपको कह रहा हूं जो एंट्रेंस का क्वेश्चन है वो एक स्पेशल है, ये वाला क्वेश्चन एक स्पेशल केस है। क्या केस है कि जब भी आपको दिखे एक रे जो है बेटा वो सक्सेसिवली दो रिफ्लेक्शंस दिखा रहा है, इट शोज 2 रिफ्लेक्शंस, और आपको यह भी समझ में आ रहा है कि जो दो डिविएशंस इसमें आ रही है उनका सेंस सेम है, उनका सेंस सेम है। तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा के आ सकते हो। कौन सी फॉर्मूला है? नेट डिविएशन आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस इज इक्वल 2 पाई माइनस 2 थीटा, provided the sense of rotation of the ray, the deviation is same. This is clockwise, this is clockwise. You can apply this for 2 successive solutions. Now it's equal 2 pi हुआ बेटे 360 minus 2 theta. Angle कितना बेटे? Angle between the mirrors that's 40. 2 4 जा 8, तो ये हुआ 80. 360 minus 80. 360 minus 80. बताइए बेटा कौन सा यहां पे जो है सही आंसर आएगा आपका? So I think it is 280, है ना? So 280 is the correct answer.
हां बेटे, तो यहां पे आ जाएगा 280, इसका डायरेक्टली आ गया नेट डिविएशन 280, 360 माइनस 80 इज इक्वल टू 280 डिग्रीज। इस तरीके से आपको यह क्वेश्चन फिनिश करना चाहिए। जनरली आपने कैसे जो पढ़ा होगा या किया होगा, आप ऐसा करते हो, मैं आपको दूसरा मेथड दिखाता हूं जो आप लोग करते हो। ये रे आ गई, ये एंगल 60, सर ये भी 60, डेफिनेटली सर टोटल एंगल 180 में से सर हम 120 निकालेंगे तो डिविएशन 1 मिलेगी, बिल्कुल। फिर आप ऐसे यहां पे फिर आप देखते हो ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, फिर आप ऐड करते हो। सो आपको नहीं लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रहा है ये प्रोसीजर? तो इन केस आपको समझ में आ जाए दैट द टू रिफ्लेक्शंस आर सच द डिविएशन, द सेंस ऑफ डिविएशन इज सेम, जस्ट राइट द फॉर्मूला 2 पाई माइनस 2 थीटा। क्यों अपनी जिंदगी खराब करनी है बेटा उतने स्टेप्स करके? आंसर इज 280। ठीक है बेटा, इस तरीके से इस क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। Now, moving to this question, what the question says: a ray of light making an angle of 10 degrees with the horizontal is incident on a plane mirror making an angle of theta with the horizontal. What should be the value of theta so that the reflected ray goes vertically upwards? ये बेटा एक स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा बेटा। देखिए, आपके पास एक मिरर है, आप यहां पे सोच रहे होंगे कुछ 10 डिग्री देकर है, फिर थीटा, ये क्या इश्यू है? आपका जो मिरर है एक्चुअली बेटा वो थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। मिरर आपका एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है बेटा? थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। और जो इंसिडेंट रे है वो मिरर के साथ बना रही है विद द नॉर्मल 10 डिग्रीज। और फिर आपको कहना है कि अगर वो रे जो है वो वर्टिकली ऊपर की तरफ चली जाए, अगर रे जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन वर्टिकली ऊपर की तरफ चली जाए, तो आपको ये थीटा बताना है। व्हाट इज थीटा? द एंगल बिटवीन द मिरर एंड द हॉरिजॉन्टल। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस? बेटे असल में ये यहां पे दो केसेस बनेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेटा ये यहां पे दो केसेस है, कौन कौन सा? ध्यान से सुनिएगा। जो इंसिडेंट रे है बेटा वो दो तरीकों से आ सकती है। वो 10 डिग्री बना सकती है बेटा इस इस हॉरिजॉन्टल के साथ नीचे साइड से भी, इसके नीचे वो 10 डिग्रीज बना सकती है, या यही क्वेश्चन जो बेटा यही डायग्राम थीटा यहां पे बना रहा है, तो ये भी तो हो सकता है कि जो आपकी रे है बेटा वो 10 डिग्रीज बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, बट above the horizontal। तो below the horizontal भी पॉसिबिलिटी है, above the horizontal भी पॉसिबिलिटी है। तो दैट मींस इस क्वेश्चन के हमेशा दो आंसर्स आएंगे, एक नहीं दो आएंगे, और जो ऑप्शंस होंगे उनमें से उन दो आंसर्स में से एक प्रेजेंट होगा, दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते। सो इट्स अ काइंड ऑफ एम्बिग्युइटी देयर। आपको क्या करना, आपको दोनों निकालने, और जो दो में से होगा बेटा ऑप्शन ढूंढिए, दो में से एक ही प्रेजेंट होगा, उसको टिक मार के आना है। तो पहले मैं क्वेश्चन फिर से समझा दूं। आपका मिरर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे, एक रे आ रही है जो हॉरिजॉन्टल के साथ 10 डिग्रीज पे, सच दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रे वर्टिकली ऊपर जाती है। तो इस केस में भी और इस केस में भी रे वर्टिकली जा रही है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिरर एंड द हॉरिजॉन्टल। मैं एक बार आपके लिए फिर से पढ़ता हूं। A ray of light making an angle 10 degrees with the horizontal is incident on plane mirror making an angle theta with the horizontal. What should be the value of theta so that the reflected ray goes vertically upwards? तो हमें ये थीटा निकालना है। मैं आपको इसमें बेटा शॉर्टकट दिखाता हूं, डायरेक्ट एक शॉर्टकट आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए। आपको 10-10, 20-20 स्टेप लगेंगे, मुझे एक स्टेप लगेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ नहीं करना। ये रे क्या जा रही है बेटा? वर्टिकली अपवर्ड्स। अगर ये वर्टिकली अपवर्ड जा रही है, जरा इस एंगल को मेजर करिए विद द हॉरिजॉन्टल, फिर कितना होगा? 90 होगा। इस केस में भी ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल होगा 90 डिग्रीज होगा। अब आप क्या करेंगे? अब आप देखेंगे बेटा इंसिडेंट रे और जो ये वर्टिकली रिफ्लेक्टेड रे है बेटा, इनके बीच में टोटल एंगल, इस केस में भी इस केस में भी। यहां पे देखिए बेटा जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है उनके बीच में टोटल एंगल 90 प्लस 10, सो दैट्स गोइंग टू बी 100। आगे बेटा 100 डिग्रीज। इस केस में देखिए यहां पे इंसिडेंट रे ये है बेटा, इंसिडेंट रे में और रिफ्लेक्टेड रे में ये एंगल देखिए बेटा, ये डेफिनेटली होगा 90 माइनस 10, सो डेफिनेटली इट विल बी 80 डिग्रीज। इनको आपको कुछ नहीं करना है, 2 से डिवाइड करना है। जैसे ही आप 2 से डिवाइड करोगे वो आपका थीटा आ जाता है। सो यहां पे 2 से डिवाइड करने से 50 मिलेगा, यहां पे डिवाइड करने से 40 डिग्रीज मिलेगा। अब देखिए बेटा आपके जो ऑप्शंस हैं उनमें 40 प्रेजेंट है या 40 प्रेजेंट है, सो दिस इज द आंसर। तो ये हमारा शॉर्टकट ऐसे ही चलता है। तो बेटा
क्लास 12th में हम पूरा प्रोसीजर इसका दिखाते हैं, कैसे होता है, कब होता है। आपको बस ये याद रखना है कि सर ने क्या बोला कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपका प्लेन मिरर जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है और आपकी रिफ्लेक्टेड रे है जो बेटा वो वर्टिकली जाती है, तो सर ने कहा कि दो केसेस बनेंगे, दो आंसर्स निकलेंगे एक ने, और दो में से जो प्रेजेंट होगा उसको टिक मार के आइए। तो फिर से मैं बता दूं, यहां पे रे आ रही है बेटा, यहां पे रे आ रही है, इट मेक्स एन एंगल 10 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल, बट दो पॉसिबिलिटीज अराइज हो सकती हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में या अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर से ऑन द अबोव और ऑन द बिलो, आप ये कह सकते हो बेटा। तो आपके दो आंसर्स आते हैं। जैसे आपको टोटल एंगल मिलेगा बेटा उसको 2 से डिवाइड करिए, टोटल एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे निकालिए, उसको 2 से डिवाइड करिए। सो दैट इज डायरेक्टली द एंगल बिटवीन द मिरर, that's directly the angle between the mirror and the horizontal. This is how to finish this numerical by using my shortcut. Now, what the next numerical says. An object is placed at a distance of 25 centimeter from the pole of a convex mirror. ठीक है बेटा, एक convex mirror है, तो पहले मैं convex mirror बना देता हूं बेटे। $25 सेंटीमीटर दूर फ्रॉम द, यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। दिस इज ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। ओके, आगे चलिए बेटा। कॉन्वेक्स में एंड अ प्लेन मिरर इज सेट सो दैट द वर्चुअल इमेज, तो पहले ध्यान से देखिए बेटा, कौन सी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। मुझे बताइए बेटा, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर जब हम बात करते हैं वर्चुअल इमेज की, वर्चुअल इमेज कहां बनती है बेटा, बैक ऑफ द मिरर, तो इमेज तो यहां पे बनेगी, इमेज इस साइड बनेगी, वही तो होगी वर्चुअल इमेज। कैसे रे, आपको पता है बेटे ऑब्जेक्ट और इमेज कैसे हम डिफाइन करते हैं, इंसिडेंट रेज के इंटरसेक्शन से हमेशा ऑब्जेक्ट बनता है और रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन से हमेशा बनता है बेटा इमेज, हमेशा इमेज बनती है। तो आपको पता है बेटे यहां पे जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो यहां से तो नहीं मिलेगी, बट उनको प्रोड्यूस करके पीछे बनाना पड़ेगा। हमें यह भी पता है कि इसमें कॉन्वेक्स में एक स्टैंडर्ड है कि इसमें जो इमेज होती है दैट्स ऑलवेज वर्चुअल, तो डेफिनेटली वो पीछे बनेगी। सो यहां से यहां तक इमेज डिस्टेंस होगी बेटा, लेट्स सपोज वी। अब ये क्या कह रहा बेटे, अब हमने क्या करना है, फॉर्म्ड बाय टू मिरर्स डू नॉट हैव पैरेलैक्स, तो यहां पे इसने क्या कर दिया, इसने अब एक प्लेन मिरर इंट्रोड्यूस किया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस सिस्टम में इसने एक प्लेन मिरर इंट्रोड्यूस कर दिया सच दैट देयर इज नो पैरेलैक्स। नाउ व्हाट एक्चुअली इट मींस, पैरेलैक्स ना होने का मतलब क्या है। अगर मैं कहता पैरेलैक्स है, दैट मींस जो दो इमेजेस बनेंगी वो बेटा कोइंसाइड नहीं करेंगे। अगर मैं कहूंगा पैरेलैक्स है, जब मैं कहूंगा पैरेलैक्स नहीं है मतलब दो इमेजेस कोइंसाइड करेंगे। अब आपका इमीडिएट यहां पे ये सोचना होगा सर किस किस की इमेज, देखिए ध्यान से सुनिए बेटा, आपके पास है कॉन्वेक्स मिरर, इसने बना दी एक इमेज, आपने इंट्रोड्यूस कर दिया बेटे एक प्लेन मिरर, प्लेन मिरर भी तो इमेज बनाएगा। और आपको पता है प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है, जितना ऑब्जेक्ट उसके सामने होगा उतना ही पीछे जो है इमेज आपको जो है दिखेगी इसमें। सो दैट मींस अगर ये प्लेन मिरर है, यहां से यहां तक हमने इसको रख दिया एट सम डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट सॉरी जो इमेज होगी बेटा वो भी तो उतनी ही दूर बनेगी। ऑब्जेक्ट इन फ्रंट जितना प्लेन मिरर होगा, इमेज भी उतनी ही पीछे बनेगी। और क्योंकि ये कह रहा है डू नॉट हैव एनी पैरेलैक्स, मतलब इसकी इमेज बेटा कोइंसाइड करेगी जो कि कॉन्वेक्स ने पहले ही बना दिया। हियर द टू इमेजेस आर कोइंसाइडिंग, उसी का मतलब है डू नॉट हैव एनी पैरेलैक्स, इनमें पैरेलैक्स नहीं है। पैरेलैक्स न होने का मतलब दे कोइंसाइड, पैरेलैक्स न होने का डू नॉट हैव एनी पैरेलैक्स मतलब दे कोइंसाइड। ठीक है बेटा, वो कोइंसाइड कर रही है, तो दैट मींस जो इमेज बनाएगा बेटा यहां पे ये प्लेन मिरर ये बिल्कुल उसके ऊपर कोइंसाइड करेगा, तो ये हमारी कंडीशन बन गई। एन ऑब्जेक्ट इज, इसको मैं थोड़ा सा वापस पढ़ता हूं, देखते हैं डेटा क्या क्या देकर है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर एंड अ प्लेन मिरर इज सेट that the virtual image formed by the two mirrors do not have any parallax. The plane mirror is at 20 centimeter. तो ये यहां से देकर है कि ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो 20 सेंटीमीटर प्लेन मिरर से दूर है। ठीक है, the focal length of the mirror is, आपको निकालनी है बेटा focal length of the mirror। अब किस मिरर की होगी, डेफिनेटली कॉन्वेक्स की होगी, है ना। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, फोकल लेंथ ऑफ मिरर हम कैसे निकालें। आपने कहा मिरर हमने रख दिया 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट से दूर, जरा बताइए फिर
इमेज जो इसकी बनेगी वो भी तो 20 सेंटीमीटर बनेगी। जैसे ही आपने कहा इमेज 20 सेंटीमीटर दूर बनेगी, उससे हमें यह भी पता चला व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स, वो भी हमें पता चला। देखिए कैसे, ये यहां से 20, यहां से 20, तो टोटल हो गया 40। अगर आप ऊपर से देखिए बेटा, यहां से यहां तक है 25, तो ये कितना बचा, v कितना आया बेटे 25 को मैं ऐड क्या करूं बेटे कि वो मुझे देगा 40। सो आपको यहां पे 15 ऐड करना पड़ेगा। 5 5 10, यहां पे आ जाएगा 2 + 1 3 4 आ जाएगा 40 आ जाएगा बेटे। तो आपको v पता चल गया। एक बार आपको v पता चल गया, आपको u तो पहले ही पता था, दैट वाज 25। अब आपको निकालनी है बेटा फोकल लेंथ। तो बताइए बेटा फोकल लेंथ की क्या फॉर्मूला है, 1/f = 1/u + 1/v। लेकिन विद साइन कन्वेंशंस आपको इंसर्ट करनी पड़ेंगे। आपको फोकल लेंथ निकालनी है तो 1/f = 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बेटा ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये आपको माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पे आ जाएगा बेटे माइनस कितना 25, प्लस आ जाएगा बेटे यहां पे आपका जो इमेज आ रहा है बेटे वो ऑन द पॉलिश्ड सरफेस आ रहा है 15, तो वो आपको प्लस लेना पड़ेगा 15। तो ऐसे आएगा बेटे, इसको सॉल्व करेंगे बेटा 15 - 25 डिवाइड बाय हो जाएगा बेटा 25 × 15। तो ये इस तरीके से हो जाएगा 15। पहले उनको सॉल्व करिए बेटा, 25 - 15 करिए बेटा, सो दैट विल बी सिंपली इक्वल टू 10, राइट। सो 10 आ जाएगा बेटे 10, लेकिन प्लस या माइनस, डेफिनेटली माइनस आ जाएगा। होल डिवाइड बाय 15 × 25, 15 × 25, ठीक है बेटे। देखिए 15 × 25 मैं लिख दूंगा। सो ये आ गया बेटे 1/f आएगा कि नहीं 15 × 25, लेकिन माइनस, हाँ माइनस टाइम्स, क्योंकि एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, रेस्प्रोकेट करके आएगा 15 × 25 डिवाइडेड बाय 10। सो f = 15 × 25 अपॉन 10। यहां पे सिंपल एक जो है आप कैंसिलेशन करिए, यह आ जाएगा 3, 5 3 = 15, 5 2 = 10। तो 3 × 25 हो गया 75, 75 डिवाइडेड बाय 2 करिएगा, 75 डिवाइडेड बाय 2 है ना, एक सेकंड, 3 5 = 15, 3 2 = 6, 75 डिवाइडेड बाय 2 करिए, सो इट विल बी अराउंड 30 के अराउंड आ रहा है ना, 37.5, और ऊपर से वो भी प्लस 31। ये तो है ही नहीं, ना ये होगा ना ये होगा, डेफिनेटली 37.5 आ जाएगा बेटा फोकल लेंथ। सिंपल, यहां पे मैंने कैंसिलेशन कर दी, दैट्स इट, ठीक है बेटे। प्लस क्यों आया, ध्यान से सुनिए बेटा, इसकी जो फोकल लेंथ होती है बेटा वो ऑन द पॉलिश्ड सरफेस होती है। आपको पता है कन्वेक्स जो मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, आपको साइन से भी मिलेगा, हमें जो साइन मिला दैट्स पॉजिटिव। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल, व्हाट द न्यूमेरिकल सेज, a luminous point object is moving along the principal axis of concave mirror। तो concave mirror है, इसकी तरफ एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, और फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, बेटा फोकल लेंथ है इसकी 12, टुवर्ड्स इट, ये ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आ रहा है। व्हेन इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज 20 सेंटीमीटर एंड इट इज वेलोसिटी इज 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, द वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन सेंटीमीटर पर सेकंड एट दैट इंस्टेंट इज। देखिए बेटा क्या कह रहा है, एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है, इसके सामने एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दौड़ के आ रहा है जिसकी वेलोसिटी है बेटा 4 मीटर पर सेकंड। तो ऑब्जेक्ट इसकी तरफ दौड़ता आ रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, और जबकि ये दूर है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर और फोकल लेंथ तो आपने मिरर कितना बेटे 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। When the object is at a distance of 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर, इसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द इमेज आपको निकालनी बेटा, वेलोसिटी ऑफ इमेज बहुत ही आसान। पहले ये समझिए, फोकल लेंथ अगर 12 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 24 पे होगा। तो मुझे बताइए ये जो ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर दूर है ये कहां पे प्रेजेंट है। सो आई थिंक इट इज प्रेजेंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ये इन दो पॉइंट्स के बीच में कहीं पे प्रेजेंट है। सो आपका जो ऑब्जेक्ट है इट इज प्रेजेंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस समवेयर, क्योंकि आपका फोकल लेंथ है 12, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर 24 हुआ, क्योंकि ये सिर्फ 20 है तो ये इन दो के बीच में। हमें ये भी पता है बेटे जब ऑब्जेक्ट आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल फोकस की तरफ यानी टुवर्ड्स द पोल, तो आपकी जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे चली जाती है। तो बेटा सिंपल यहां पे है, अगर ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगी, और वो इमेज कहां जा रही होगी बेटा अवे फ्रॉम द पोल। तो आपके दो ऑप्शंस तो बेटा वैसे ही यहां पे खत्म हो गए कि आपकी जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है दैट इज अवे फ्रॉम द मिरर। ये दिखा रहा है टुवर्ड्स, बिल्कुल गलत, यहां पे टुवर्ड्स लिखा है, बिल्कुल गलत। अब बचे बेटे दो ऑप्शंस 6 और 9 अवे फ्रॉम द मिरर, हमने बेटा कंक्लूड कर लिया है ना, कंक्लूड कर लिया। अब हमें देखना है बस 6 है कि 9 है, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए बेटा।
देखिए, हमें पता है बेटे दैट वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर होता है, इन केस ऑफ मिरर्स की मैं बात कर रहा हूं बेटे, इज इक्वल माइनस एम ट्रांसवर्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। यह हमारे पास फॉर्मूला होती है बेटा। और इन केस ऑफ प्लेन मिरर्स आपको पता है साइन रिवर्स SRT टेक्निक चलती है बेटा, बट यहां पे आपके पास जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं बेटा, इनमें चलता है बेटा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ ट्रांसवर्स स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू इमेज। सबसे पहले मैं ट्रांसवर्स ये मैग्निफिकेशन ही निकालता हूं। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बहुत सारी फॉर्मुलाज हैं, उनमें से मैं ये यूज करूंगा F माइनस यू। अब बताइए बेटा फोकल लेंथ यहां पे क्या क्या देकर है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या देकर है। फोकल लेंथ 12 देकर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 है बेटा, बट मुझे एक चीज, फोकल लेंथ भी नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव है। तो बेटा यहां पे डालेंगे फोकल लेंथ कितनी है बेटा 12 है ना, और 20, सो इट इज 12, ये है बेटा 20, लेकिन दोनों माइनस है बेटे, ठीक है, सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ मैंने कर दी, ये तो F ही है अभी, ठीक है, तो F है बेटा -12 और यहां पे फिर फॉर्मूला का माइनस, फिर U -20, तो ये +20 आ जाएगा। गॉट इट। तो बेटा क्योंकि आपके पास कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और ऑब्जेक्ट सामने है बेटा, तो यहां पे आपका ये भी आ जाएगा नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस होगा। 20 में से 12 ये कर दीजिए, कम कर दीजिए, तो बेटा 8 आएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा -12/8, ठीक है। अब यहां पे कैंसिलेशन होगी, तो ये 6 होगा, ये होगा बेटा 4, ये 2 होगा, ये 3 होगा, सो -3/2 यहां पे आ रहा है बेटा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अब यहां पे डालेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, 3 3 9, 2 2 4, तो 9/4 आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर, सो इट्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। लेकिन मिरर तो यहां पे बेटा एक ही जगह है, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 हो गई। यहां से बेटा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट मिरर हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, लेकिन मिरर यहां पे रेस्ट पे है बेटा, मिरर यहां पे रेस्ट पे है, तो इसको आप 0 कर देंगे, तो यहां से आपको मिलेगा डायरेक्टली वेलोसिटी ऑफ इमेज किसके बराबर है बेटे, माइनस, यहां पे माइनस लगा दीजिए, माइनस का मतलब आपको मैंने बता दिया ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो इमेज डेफिनेटली रिवर्स है, तो इसीलिए आपको यहां पे माइनस दिख रहा है, माइनस ऑफ दैट, सो -9/4 ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जरा बेटे अपने क्वेश्चन में देखिए, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, 4 मीटर पर सेकंड, आई थिंक इट्स सेंटीमीटर पर सेकंड, राइट, इट्स 4 सेंटीमीटर बेटे, थोड़ा सा यहां पे करेक्शन में कर लेता हूं, ठीक है, इट्स 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड है बेटे, तो यहां पे डाल दीजिए बेटा 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, सो मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 कैंसल, क्योंकि ये सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 9 सेंटीमीटर पर सेकंड, और इसके साथ माइनस लगा हुआ है। ये माइनस बस ये दिखा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है बिल्कुल इमेज उसके रिवर्स में जा रहा है, जो कि कॉन्सेप्चुअली भी मैंने आपको बता दिया था। सो विच इज गोइंग टू बी देन द करेक्ट ऑप्शन, इट इज 9 अवे फ्रॉम द मिरर, ऑप्शन नंबर 3 इज 100% करेक्ट। सो बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, राइट। तो चलिए बेटा अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ए लेयर ऑफ बेंजीन, बेटा बेंजीन है, उसकी एक मतलब एक सरफेस बनी हुई है, एक लेयर बनी हुई है, उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, 1.5 3/2 से आप रिप्लेस कर सकते हो, राइट, 3/2, 6 सेंटीमीटर इसकी बेटा जो है हाइट है, ठीक है, डीप, फ्लोट्स ऑन वाटर, ये वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही है, जिसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा 1.33, जिसकी बेटा डेप्थ है 4 सेंटीमीटर। व्हेन व्यूड वर्टिकली थ्रू एयर, द अपरेंट डिस्टेंस ऑफ द बॉटम ऑफ वेसल बिलो द सरफेस ऑफ द बेंजीन विल बी। मैं आपको समझाता हूं बेटे, असल में एक वाटर की लेयर है और उसके ऊपर बेंजीन की लेयर है, और ये वाटर जो ये टच कर रहा है किसके साथ, बॉटम ऑफ द कंटेनर। ऑब्जर्वर जो है बेटा वो एयर में से, बेंजीन से ऊपर से इसको ऑब्जर्व कर रहा है, यानी बॉटम को ऑब्जर्व कर रहा है। अब बॉटम उसको कहां नजर आएगा बेटा, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ऊपर रेजर नजर आएगा या तो नीचे जो है इसको दिखेगा, मतलब एक्चुअल हाइट
एक्चुअल डेप्थ ऑफ जो बॉटम है बेटा वो बिल्कुल भी इसको नजर नहीं आएगी। यहां पे दो पॉसिबिलिटीज है, या तो इसको रेज्ड नजर आएगा या तो बेटा नीचे जो है उससे भी ज्यादा नजर आएगा। सो डी अपरेंट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द डी एक्चुअल। तो ध्यान से देखिए बेटा, यहां पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की इसकी डेप्थ है, 6 सेंटीमीटर, और इसका है 1.5 रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको मैंने कहा आप रिप्लेस करिएगा 3/2 से, ठीक है। उसके बाद वाटर आ रहा है बेटे, वाटर का 4/3 आप लिख सकते हो, 4/3 तभी तो आएगा 1.33, ठीक है। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर जो है ये है बेटा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन, ठीक है। और वाटर की बेटा हाइट कितनी है, व्हाट द हाइट ऑफ, इट्स 4 सेंटीमीटर, इट्स 4 सेंटीमीटर। डेटा एक बार हो गया। अब ये इस बॉटम, यहां पे बॉटम है बेटे, ठीक है, यहां पे जो है इट्स द बॉटम, हियर इज द बॉटम। ये इसी को ऑब्जर्व कर रहा है, ये जो ऑब्जर्वर है ये इस बॉटम को ऑब्जर्व कर रहा है। तो मैंने आपको बेटा एक फॉर्मूला पढ़ाई है कि डी अपरेंट जो इसको दिखेगा, जिस हाइट पे रादर जिस डेप्थ पे इसको ये बॉटम दिखेगा, वो होता है किसके बराबर, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑब्जर्वर। मैंने पढ़ाया हुआ है, इट्स इक्वल टू रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑब्जर्वर मल्टीप्लाइड बाय समीशन ऑफ एक्स बाय म्यू, समीशन ऑफ एक्स बाय म्यू। बेटा ये गोल्डन फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला की सबसे जबरदस्त बात क्या है बेटे, वो ये है कि असल में जो आपको दिखता है कि हां ये ऊपर आएगा, हो सकता है आपकी इमेज जो है बेटा वो ऊपर दिखे फ्रॉम द ओरिजिनल, या ओरिजिनल से नीचे दिखे, इसमें कंफ्यूजन, कियोस और मतलब गलती होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है वंस यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। बस इस म्यू ऑब्जर्वर को अच्छे से डालिए। ऑब्जर्वर इस टाइम ईयर में, ईयर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। लेट अस सपोज अगर ये वहीं से कहता है कि ऑब्जर्वर जो है वो भी किसी फ्लूइड में प्रेजेंट है, वो भी किसी मीडियम में प्रेजेंट है, उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स देकर होता, तो बेटे आपको वो यहां पे मेंशन करना था। बट अभी यहां पे अच्छी बात ये ईयर में इट इज 1, सो मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ एक्स बाय एक्स कितना है बेटे, इसका 6, और इसका म्यू कितना है 3/2, 3 यहां पे 2 यहां पे, ठीक है, प्लस आ जाएगा बेटे। अच्छा इसका है बेटे 4 डिवाइडेड बाय, इसका क्या है बेटे 4/3, 4 यहां पे 3 यहां पे, तो यहां पे कैंसिलेशन करेंगे, 3 3 2 6, 2 2 4 आएगा, 4 और 4 कैंसिल, यहां पे 3, तो 4 + 3 7 आएगा बेटे, मल्टीप्लाइड बाय 1, सो डेफिनेटली इट इज 7। तो आपका डी अपरेंट कितना आ रहा है बेटे, दैट इज 7। तो इससे यह पता चला क्या सरफेस जो है, जो बॉटम है, क्या वो रेज्ड अभी इसको नजर आ रहा है या वो ओरिजिनल से भी नीचे नजर आ रहा है। देखिए बेटा एक्चुअल है 6 + 4, सो 10 सेंटीमीटर पे असल में बॉटम प्रेजेंट है, 10 सेंटीमीटर इज द एक्चुअल डेप्थ, लेकिन जो इसको दिख रहा है वो सिर्फ 7 है। इससे ये जाहिर होता है बेटे इसको वो रेज्ड नजर आ रहा है, यानी बॉटम जहां पे है वहां पे नहीं बल्कि उससे रेज्ड नजर आ रहा है। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट सी फॉर्मूला है, आपको ये पता होनी चाहिए। जिनको मैंने पढ़ाया वेल एंड गुड, जिनको नहीं तो वो इसको याद कर लें। डी अपरेंट इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्वर मल्टीप्लाइड बाय समीशन ऑफ एक्स बाय म्यू। सो मीडियम हो बेटा ये तब भी काम करता है, ऑब्जर्वर खुद किसी मीडियम में हो ये तब भी काम करता है। जो आपने वो कुछ दास्तान याद रखी होती है डी एक्चुअल बाय म्यू या डी अपरेंट इनटू म्यू, डी एक्चुअल इनटू म्यू, बेटा वो कोई फॉर्मूला नहीं है, वो 9th-10th स्टूडेंट्स के लिए लगती है, एंट्रेंस में बिल्कुल भी नहीं, ये लगता है बेटे, ठीक है। तो आंसर इज 7 सेंटीमीटर, तो हमने इसको खत्म कर दिया। चलिए बेटा आते हैं इस न्यूमेरिकल पे। व्हाट द न्यूमेरिकल सेज, a fish looking up through the water sees the outside world contained in circular horizon, ठीक है। if the refractive index of water is 4/3, right, and the fish is 12 centimeter below the surface, the radius of the circle in centimeter is, अब बेटा ये क्रिटिकल कंडीशन, वो क्रिटिकल एंगल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ध्यान से देखिए। एक फिश जो है बेटा वो इस जो पानी है बेटा वो इसमें नीचे एट अ डेप्थ ऑफ कहां पे है बेटा, वो 12 सेंटीमीटर, हां फिश यहां पे बिलो द सरफेस 12 सेंटीमीटर पे। अब ये क्या रहा है बेटे, ए फिश लुकिंग अप थ्रू द वाटर सीज द आउटसाइड वर्ल्ड कंटेन्ड इन अ सर्कुलर हॉरिजन। क्यों होता है सर्कुलर हॉरिजन, क्योंकि जब फिश इससे ज्यादा देखने की कोशिश करती है, इससे भी बाहर जो रीजन है उसको कवर करना चाहती है, ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता है, क्योंकि यहां पे क्या होता है जो रे होती है बेटा वो क्रिटिकल एंगल पे आ जाती है। द मोमेंट आपका एंगल जो फिश के लिए जो रे आ रही है बेटा वो क्रिटिकल एंगल से
से के बराबर या उससे ज्यादा हो जाती है तो ये फ्लैट हो जाती है, यानी हॉरिजॉन्टल ग्रेज करती है। सो दैट मींस ये वाली जो रे इसके बाद जो है TIR स्टार्ट होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी ये वाला रीजन जो है इस सर्कुलर रीजन के बगैर जो रीजन है बेटा वो फिश को बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है बेटा। सो बाहर की दुनिया से जो रे आएगी बेटा वो सिर्फ इसी सर्कुलर रीजन तक ही कन्फाइंड है। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है इस सर्कुलर रीजन की बेटा आपको रेडियस बतानी है, जिसमें जो ज्यादा से ज्यादा ये कवर करती है उसकी बेटा रेडियस। तो कुछ स्टूडेंट्स को ये आर की फॉर्मूला डायरेक्टली याद है, मुझे भी नहीं है ना मेरे स्टूडेंट्स को रखनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा बेटा, हम कैसे खत्म करेंगे इसको आसानी से। ये वाला एंगल बना होगा डेफिनेटली क्रिटिकल एंगल, तो ये भी होगा डेफिनेटली क्रिटिकल एंगल। अगर ये क्रिटिकल एंगल तो ये वाला होगा आउटसाइड द, जिसको आप रेयर साइड कहते हो, वो 90 होगा। अब यहां पे लगाएंगे हम सिनेल्स लॉ बेटा। सो मुझे बताइए बेटा साइन ऑफ IC जो होता है वो किसके बराबर होता है? रेयर बाय डेंसर। रेयर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है बेटा, ठीक है ना। Rarer medium that's 1 and divided by mu r denser refractive index of this that's 4/3। 4 नीचे तो 3 ऊपर आ जाएगा बेटा, ठीक है, ऐसे आएगा। आपका साइन IC आ गया 3/4, ठीक है बेटे, साइन IC आ गया 3/4। एक बार आपने ये IC निकाल दिया तो आपने ये वाला भी निकाल दिया, बस। अब कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर हम इस 3/4 का वैल्यू कहां से लाएं, मतलब 60 डिग्री या 30 लाने की जरूरत ही नहीं है। शॉर्टकट याद रखो, आप एक ट्रायंगल बनाया करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमेशा याद रखो। आप एक ट्रायंगल बनाओ, उस ट्रायंगल में ये वाला एंगल रख दो IC, इसमें इसके साथ नहीं है, इट्स नॉट द ट्रायंगल जो यहां पे बन रही, इट्स समथिंग डिफरेंट। एक ट्रायंगल बना दिया राइट एंगल, उसमें IC रख दिया, साइन IC 3/4। तो हमें पता है साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेटा 3 इसका ये हुआ, फिर ये इसका हाइपोटेन्यूज हुआ, तभी तो आएगा। अगर इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेन्यूज 4, साइन ऑफ IC आएगा ना 3/4 बेटे। तो बेटा यहां पे इस साइड को निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम, इट इज रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 4 4 जा 16, 16 में से बेटा आप 9 को घटाइए तो कितना आएगा, इट विल बी 7, है ना। तो रूट 7 आएगा बेटा इसका बेस। आपको समझ में आया मैंने क्या किया बेटे, पाइथागोरियन थ्योरम से मैंने बेस निकाल दी, 16 में से 9 को कम कर दिया, 7 आएगा आंसर, ठीक है बेटा, रूट 7। एक बार ये ट्रायंगल बन गई, अब आइए बेटा, तो आपको इस ट्रायंगल से क्या मिला, आपको मिला बेटे IC के सारे वैल्यू, साइन कॉस tan। देखिए कैसे, साइन निकालना होगा तो 3/4, कॉस निकालना होगा रूट 7/4, tan निकालना होगा 3/√7। ये इसका फायदा होता है। अब चलिए बेटा, क्योंकि मुझे ये R निकालना है, मुझे ये R निकालना है, मैं ये वाली ट्रायंगल अब सिलेक्ट करूंगा। मैं कहूंगा मुझे R निकालना है, ये तो मुझे पता है दैट्स 12, तो मैं लिखूंगा R/12, ये आ जाएगा tan ऑफ IC, सिंपली tan ऑफ IC। अभी tan ऑफ IC कहां से लाओगे, ये बेटा इस ट्रायंगल से। tan आएगा ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 एंड बेस इज √7, तो ये आ जाएगा बेटा 3/√7 आ जाएगा बेटा R/12। 12 ऊपर ले जाइए तो मिलेगा, विच इंप्लाइज आपका R आ रहा है 3 × 12 डिवाइडेड बाई √7, ये आपका R आ जाएगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, सो इट्स 36, है ना, 36 डिवाइडेड बाई √7 आ रहा है बेटे, 36 अपॉन √7। तो मैंने सोचा शायद हमें मतलब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ नहीं बेटे, इसमें तो ऑप्शन आपका देकर है इन टर्म्स ऑफ √7, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। मैं सोच रहा था मैं इसको सॉल्व कर दूं, √7 अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, बट हमारा आंसर जो है वो इन टर्म्स ऑफ √7 है, सो डायरेक्टली आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया बेटे। डोंट फॉरगेट कि सर ने कहा जब भी आप क्रिटिकल एंगल निकाला करो, जो आपको यहां से फ्रैक्शन नजर आती है 3/4, उसी से एक ट्रायंगल बनाओ, क्योंकि आने वाले जो भी एंगल्स आएंगे बेटा वो आप इसी ट्रायंगल से कैलकुलेट कर सकते हो। तो दैट्स इट। क्या मैंने कोई फॉर्मूला जो है आपको रटाई बोल दी यहां पे? नहीं बेटा, मैंने आपको एक मेथड दिया, एक प्रोसीजर दिया, हमेशा इसको फॉलो करो तो आपका हर एक क्वेश्चन जो है वो करेक्ट होने वाला है। चलिए बेटा अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। व्हाट द क्वेश्चन सेज, a glass slab of thickness 4 centimeter contains same number of waves। तो यहां पे नंबर ऑफ वेव्स की बात हो रही है, अभी समझाता हूं। as 5 centimeter of water when both are traversed by same monochromatic light, if the refractive index of water is 4/3, what is that of the glass? तो ध्यान से सुनिए बेटा, ये गिलास है,
ग्लास स्लैब है और लेट सपोज ये कंटेनर है बेटा जिसमें वाटर है। कह रहा है इसमें जितनी वेव लेंथ उतनी ही इसमें, नंबर ऑफ वेव्स बराबर। क्या मतलब हुआ नंबर ऑफ वेव्स? देखिए बेटा, अगर ये एक वेव है तो मैं कहूंगा यहां से यहां तक, आपको पता बेटा एक क्रस्ट और एक ट्रफ एक वेव बनाती है, फिर एक क्रस्ट और एक ट्रफ होगी 2। तो अगर मैं कहूं यहां से यहां तक कितनी नंबर ऑफ वेव्स है, तो आपका आंसर होना चाहिए 2। इसी को हम बोलते हैं बेटा नंबर ऑफ वेव्स। तो नंबर ऑफ वेव्स क्लियर है, ठीक है। नंबर ऑफ वेव्स अगर आपको क्लियर है बेटा तो चलिए आगे ध्यान से सुनिएगा। नाउ ये नंबर ऑफ वेव्स के लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी। नंबर ऑफ वेव्स इन ए यूनिट लेंथ, इन ए यूनिट लेंथ, कितनी नंबर ऑफ वेव्स हैं बेटा इन ए यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ वेव्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बेटा इट इज सिंपली 1 अपॉन लैम्डा। जैसे आप फ्रीक्वेंसी निकालते हो 1 अपॉन टी, वैसे होता है नंबर ऑफ वेव्स इन ए यूनिट लेंथ 1 अपॉन लैम्डा। अब अगर आपने एक बार नंबर ऑफ वेव्स इन ए यूनिट लेंथ निकाली, मुझे बताइए बेटा अगर मैं आपको यहीं से कुछ लेंथ दूं, जैसे मैं बताऊं एक्स लेंथ में कितनी है या टी लेंथ में कितना है, तो बेटा टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं लिखूंगा which implies number of waves in length t। आप x कह सकते हो, मैं t ले रहा हूं, in length t। तो बेटा नंबर ऑफ वेव्स इन लेंथ t आएगा बेटा t बाय लैम्डा, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन बेटा यहां पे अगर मेरे पास जो वेव लेंथ है, ध्यान से सुनिएगा, वेव जो है वो ट्रैवर्स ईयर में नहीं बल्कि किसी मीडियम में कर रही है, तो ये लैम्डा क्या है, लैम्डा मीडियम। और लैम्डा मीडियम हमें पता है दैट्स लैम्डा नॉट बाई म्यू, यानी वेव लेंथ इन ईयर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, वो यहां पे लगेगा। तो मैं यहां पे एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला अब लिखूंगा, मैं लिखूंगा नंबर ऑफ वेव्स in any medium, in any medium, in any medium, in a length, in length t, in length t, बेटा जनरलाइज्ड फॉर्मूला आएगी t डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट इनटू म्यू। मैं फिर से बता दूं, फॉर ए मीडियम यहां पे लैम्डा मीडियम आएगा, लैम्डा मीडियम किसके बराबर होता है, लैम्डा नॉट बाई म्यू, जो नीचे म्यू वो ऊपर आएगा। सो ये बन गया बेटा नंबर ऑफ वेव लेंथ्स इन एनी मीडियम इन लेंथ टी, टी थिकनेस टी लेंथ में किसी भी मीडियम में जो नंबर ऑफ वेव्स हैं, नंबर ऑफ वेव्स, उसके लिए फॉर्मूला टी म्यू बाय लैम्डा नॉट। अब आपको ये रिजल्ट याद रखना है, तो मैं इसको यहां से रब कर देता हूं, ये मेरे किसी काम का नहीं है, आपको वो फॉर्मूला याद रखनी है। अब चलते हैं बेटे हम अपने क्वेश्चन पे। तो हमारे लिए क्या है बेटा, यहां पे हमारे लिए 2 टाइप्स ऑफ मीडियम है, एक साइड से गिलास, एक साइड से वाटर। तो मैं लिखूंगा फॉर गिलास और यहां से लिखूंगा मेरे फॉर वाटर। सो जरा देखिए बेटा क्या कह रहा है, ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 4 सेंटीमीटर, थिकनेस जो इसकी है बेटा दैट्स 4 सेंटीमीटर, राइट। ओके, कंटेन सेम नंबर ऑफ वेव्स, जो इसमें नंबर ऑफ वेव्स हैं, लेट्स सपोज n। तो बेटा n नंबर ऑफ वेव्स इन गिलास बराबर है जो नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट है इन वाटर। ये कह रहा है बेटे नंबर ऑफ वेव्स एज इन 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। तो थिकनेस यानी डिस्टेंस कितनी देकर है बेटे 5 सेंटीमीटर, वाटर की थिकनेस है बेटा 5 सेंटीमीटर। When both are traversed by same monochromatic light, मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो मतलब लैम्डा नॉट बराबर हुआ, तो यहां भी लैम्डा नॉट, यहां भी लैम्डा नॉट आएगा, ठीक है। ओके, इफ द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, बेटा वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू देकर है 4/3, हमें किसका निकालना है, व्हाट इज द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिलास। एक से बेटे वाटर का देकर ये मैं इस साइड लिखता हूं, ठीक है। तो यहां पे हमें निकालना है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास, जबकि वाटर का देकर है बेटे कितना देकर है 4/3। बात समझ में आ रही है बेटे, इसी जो ये स्टेटमेंट है आपका, इसी में आंसर छुपा है। व्हाट इट सेज, नंबर ऑफ वेव्स इन गिलास इज इक्वल नंबर ऑफ वेव्स इन वाटर। तो बेटा ये जो फॉर्मूला है फिर मैं ये इक्वेट कर सकता हूं फॉर गिलास एंड वाटर। तो बेटा नंबर ऑफ वेव्स क्या होती है बराबर टी म्यू बाय लैम्डा नॉट। जरा बताइए बेटा टी म्यू बाय लैम्डा नॉट। तो बेटा मैं कहूंगा फॉर वाटर, वाटर ये तो दोनों के लिए सेम है, बराबर होगा टी गिलास म्यू गिलास, और यहां पे आएगा बेटा लैम्डा नॉट ही, क्योंकि सेम मोनोक्रोमेटिक लाइट है। सेम मोनोक्रोमेटिक लाइट की जो वेवलेंथ होगी इन ईयर तो वो बेटा सेम होगी, लैम्डा नॉट, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूला आई टी वाटर म्यू वाटर टी गिलास म्यू गिलास। अब वाटर की कितनी है बेटा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 और टी वाटर कितना है बेटे
टी वाटर इट्स 4 सेंटीमीटर, तो इसमें लगा दीजिए यहां पे 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टी गिलास कितना है बेटे, सॉरी व्हाट्स टी गिलास हियर, थिकनेस ऑफ गिलास इट्स 5 सेंटीमीटर, तो ये है बेटा यहां पे है 5, और आपको क्या निकालना है म्यू गिलास, तो बेटे सिंपली ये 5 नीचे लाइए, 4 4 जा 16 आएगा, 3 5 जा 15 आएगा, सो म्यू गिलास आएगा बेटे 16 अपॉन 15, 16 upon 15, which is the option number 3. 16 upon 15 is the correct answer. So this 16 upon 15 is what the you can say refractive index of glass. इस तरीके से इसको फिनिश करना है, बहुत आसान, ठीक है ना। चलिए बेटा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Now the question says, when a ray is refracted from one medium into another medium, the wavelength changes from, wavelength change हो रही है 6000 to 4000 angstroms. The critical angle for a ray from second medium will be, आपको निकालना है बेटे सिंपली critical angle। अब याद करिए critical angle असल में किसके बराबर होता है, refractive index का रेशियो होता है, कौन सा, म्यू आर, रेयरर डिवाइडेड बाई म्यू डी, ये होता है बेटे। अब आपको यही चाहिए रेयरर बाय डेंसर, तो कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो बेटे, आपको यह पता होना चाहिए जो वेवलेंथ है बेटा, वेवलेंथ इन एनी मीडियम दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। वेवलेंथ इन अ मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेसर इज द वेवलेंथ, तो बेटा ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है, क्लियर। अब बेटा यहां पे कितने मीडियम में ले रहा हूं, लेट्स सपोज 2 मीडियम मैंने ले लिए, यहां पे उनके नाम है कुछ नहीं, 1 मीडियम टू अनदर, तो ए और बी मान लीजिए, ए और बी, ठीक है बेटा। जरा मुझे बताइए अगर मैं देखो लैम्डा ए डिवाइडेड बाय लैम्डा बी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आएगा म्यू बी डिवाइडेड बाय म्यू ए, आएगा कि नहीं। अब ए एक में कितनी वेवलेंथ है 6000, ए में 6000 है और बी में कितनी है 4000, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6/4 आ जाएगा, ये 6 अपॉन 4 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे बेटा। अब मुझे बताइए बेटा म्यू बी बाई म्यू ए आ गया, तो डेंसर कौन है बेटा, बी डेंसर है या ए डेंसर है, आप देख सकते हो 6/4 कैंसिलेशन करेंगे 2 और 3, तब भी आपको दिखेगा कि जो बी है वो डेंसर है और बेटा रेयरर कौन है बेटा, वो ए है। तो मुझे बताइए साइन ऑफ आईसी किसके बराबर हो गया बेटा, म्यू कौन सा बेटे, रेयरर कौन है ए, डिवाइडेड बाई म्यू डेंसर कौन है बेटा, दैट इज बी, दैट्स बी। और हम इसके बदले अब अगर इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ्स लिखे बेटा, म्यू ए बाई म्यू बी आपने लिख दिया, म्यू ए बाई म्यू बी, हमें क्या मिला है, हमें मिला है म्यू बी बाई म्यू ए 3/2, तो म्यू ए बाई म्यू बी कितना हुआ बेटे, म्यू ए बाई म्यू हो गया 2/3। सो द आंसर इज दैट द साइन IC sine of critical angle is equal to 2/3, sine inverse 2/3 is the critical angle, that's it। थोड़ा सा मैं फिर से बता दो बेटे, क्रिटिकल एंगल की जो फॉर्मूला है दैट्स रेयरर बाय डेंसर, म्यू आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, बट द प्रॉब्लम हियर इज कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बल्कि उन मीडियम में वेवलेंथ्स देकर है। मुझे यह भी पता है कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, तो मैंने क्या किया, मैंने रिलेशन एस्टैब्लिश की, लैम्डा ए लैम्डा बी इज इक्वल टू म्यू बी बाई म्यू ए। तो बेटा मुझे बताइए, मुझे म्यू बी और म्यू ए चाहिए, बट मुझे जो पता है वो लैम्डा ए और लैम्डा बी है, मैंने डाल दिया। जैसे मैंने ये डाल दिया मुझे ये समझ में आया कि बी डेंसर है और ए रेयरर है, और हमारी जो फॉर्मूला है वो है रेयरर बाय डेंसर, सो व्हाट इट इज म्यू ए बाई म्यू बी। अब म्यू ए बाई म्यू बी हमने क्या निकाला अभी, म्यू बी बाई म्यू ए, तो इसका इन्वर्ट कर दीजिए 2/3। सो बेटा आपका आंसर आ जाएगा साइन आई कैप, जो आपको निकालना बेटे साइन ऑफ साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल आपको चाहिए, तो आपको आईसी चाहिए, साइन इनवर्स ऑफ 2/3, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, राइट। तो चलिए बेटा नाउ मूविंग टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल, व्हाट द न्यूमेरिकल सेज, इट सेज एन एयर बबल इन गिलास स्लैब म्यू इज इक्वल टू 1.5, गिलास स्लैब बेटा जिसका 1.5 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 1.5 मतलब 3/2, ठीक है। When viewed from one side appears to be at 6 centimeter from opposite side and 4 centimeter from the other, यानी appears to be at 6 centimeter and from opposite side 4 centimeter. The thickness of the glass slab is, ध्यान से सुनिए बेटा, हमारे पास एक गिलास स्लैब है, गिलास स्लैब के अंदर एक एयर बबल ट्रैप हुआ है। जब ऑब्जर्वर यहां से एक साइड से इसको देखता है उसको दिखता है, मतलब व्हाट ही सीज इज नॉट एक्चुअल,
दैट इज एक्चुअली जो है अपरेंट, तो उसको इमेज डिस्टेंस जो नजर आ रही है दैट्स इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, उसको लग रहा है ये 6 सेंटीमीटर जो है अंदर है, बट क्या जो उसको दिख रहा है क्या वो एक्चुअल है? नहीं बेटे। दूसरी बात, जब वो ऑब्जर्वर अब दूसरे साइड से इसको ऑब्जर्व करने के लिए आता है, उसको दिखता है ये जो एयर बबल इसके अंदर है, इसको लगता है कि इसकी पोजीशन है ये 4 सेंटीमीटर अंदर है। बट मुझे बताइए बेटा, ऑब्जर्वर है रियरर में, सिंपल सी बात है, ऑब्जर्वर है रियरर में, और जो एयर बबल है वो किसके अंदर है? ग्लास स्लैब में, मतलब डेंसर में। जो ऑब्जर्वर उसको देखेगा तो सिंपल सी बात है, अगर इसको दिख रहा है 6 सेंटीमीटर तो नहीं बेटा, तो असल में ये और ज्यादा अंदर होगा। यहां से इसको दिख रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, बट एक्चुअली ये और ज्यादा अंदर होगा क्योंकि इसको रेजड नजर आएगा ये। सो ये एक क्वेश्चन हमारे लिए बनता है कि यहां से देखा तो 6 सेंटीमीटर, यहां से देखा तो 4 सेंटीमीटर। फिर ये क्वेश्चन पूछता है देन व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब? स्टूडेंट्स करते हैं 6 + 4 10 सेंटीमीटर, और यहां पे पहला ही ऑप्शन आपको 10 मिल जाएगा। स्टूडेंट्स कहते हैं लीजिए बेटा, हमने तो ये कोई क्वेश्चन ही नहीं था। बट बेटे प्रॉब्लम यहां पे ये, जो ऑब्जर्वर देख रहा है 6 और 4 सेंटीमीटर बेटा, वो अपरेंट है, वो एक्चुअल नहीं है। तो बेटे मैं आपको एक शॉर्टकट देता हूं, रिमेंबर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और आएगा तो आप याद रखेंगे थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब बराबर होगा बेटे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब मल्टीप्लाइड बाई V1 + V2। ये बेटा एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, असल में मैं इसको डिराइव करके देता हूं। इवन की जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उनमें मैंने ये बच्चों को दिखाया हुआ है ये फॉर्मूला कहां से आती है। बट यहां पे आप डायरेक्टली शॉर्टकट याद रखिए कि जब भी आपको दिया जाए एक ग्लास स्लैब, उसके अंदर कोई सी चीज जो एक साइड से इतनी दूर दिखती है, दूसरे साइड से इतनी दूर दिखती है, उनको आप V1 V2 नाम रख दीजिए, यानी इमेज डिस्टेंसेस। थिकनेस होगी बराबर म्यू V1 + V2। सो ये बराबर होगा बेटे, सॉरी जस्ट बेटे एक सेकेंड, देखिए बेटा, तो थिकनेस होगी बराबर म्यू कितना है बेटे 3/2, V1 + V2, V1 कितना है बेटे 6 और ये कितना है V2 4, तो ये 10 हुआ। तो यहां पे कैंसिलेशन कर दीजिए 5 5 3 = 15। तो देखिए बेटा आंसर क्या है, 15 सेंटीमीटर इज द एक्चुअल थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। तो आपको क्या मिला था? आपको 10 मिला था। आपने कहा यहां से, अरे वाह, यहां से 6, यहां से तो, लेकिन जो आप देख रहे हो बेटा वो 2 का है। That's apparent, that's not actual. So thickness of the glass slab is equal to refractive index of the glass slab multiplied by sum of the image distance. जो image उसको नजर आ रही उनका sum करिए। So this is how to finish this numerical, right? तो आइए बेटा चलते हैं एक और क्वेश्चन पे। यह है बेटा क्रिटिकल एंगल का। द क्रिटिकल एंगल फॉर द लाइट गोइंग फ्रॉम वन मीडियम to another is 60. The speed of the light in one medium is v, then the speed of the light in 2 is। बेटे आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान सुनिए। क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वन मीडियम, तो यहां पे ऐसे दिखा के, लेट्स सपोज दिस इज वन मीडियम, दिस इज 2। लाइट जा रही है बेटा 1 से 2 की तरफ, इट्स मूविंग फ्रॉम 1 to 2 इस तरीके से बेटा, ठीक है। ये 2 मीडियम्स है 1 और 2, ठीक है। क्रिटिकल एंगल फॉर द लाइट, तो पहले ये अंदाजा लगाइए क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट कब आता है? जब लाइट मूव करेगी फ्रॉम डेंसर टू रियरर या रियरर टू डेंसर, डेंसर टू रियरर। तो इसे ये क्लियर हुआ 1 हमारा डेंसर है और 2 हमारा रियरर है, तभी तो आपको क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट नजर आएगा। क्लियर है बेटे? अब द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, कह रहा है इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है 1 में वो v है। देन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, आपको बताना है v डैश। यू हैव टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनिए। क्रिटिकल एंगल आपको पता है दैट्स इक्वल टू म्यू रियरर डिवाइडेड बाय म्यू डेंसर, ये हमें पता है बेटे। इट्स द रेशियो ऑफ द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां पे आपको क्रिटिकल एंगल 60 डिग्रीज देकर है, तो साइन ऑफ 60 कितना हुआ बेटे? √3/2। √3/2 इट इज रियरर बाय डेंसर। रियरर कौन है आपका, जरा वो बताइए। इज 1 रियरर और 2 इज रियरर, तो आप ये भी कह सकते हो इट इज μ2 डिवाइडेड बाय μ1, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो μ2/μ1 आपने निकाला। अब अगर मैं कहूं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द वेलोसिटी, आपको पता है इनवर्स है बेटा। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वेलोसिटी होती है बेटा वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। मतलब जब एक लाइट किसी मीडियम में चलती है ऑफ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, आपको पता है जो उसकी स्पीड होती है बेटा, जितना ज्यादा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी स्पीड उतनी कम हो जाएगी। v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो अगर आपने निकाला √3/2 इज इक्वल टू μ2/μ1, तो अगर μ2/μ1 को इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज में लिखूं तो बताइए क्या आएगा? ये आएगा v1/v2। तो हम कह सकते हैं बेटा μ2/μ1
μ2 by μ1, इसका आप रेशियो यहां से निकालिए तो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज तो आएगा v1 by v2, क्योंकि μ2 by μ1 आया √3/2, √3/2 आ गए बेटे वेलोसिटीज का रेशियो। लेकिन मीडियम 1 में जो वेलोसिटी है वो v इसने देकर रखी है, सो दिस इज v। आपको v2 निकालना है, यानी इसमें वो v डैश है, v डैश इधर लाइए, 2v by √3 इज द आंसर, 2v by √3, ऑप्शन नंबर सेकंड इज 110% करेक्ट। बेटा आपको समझ में आया, बहुत ही आसान है। इसकी थोड़ा लैंग्वेज पे यही होता है बेटा, एनसीईआरटी नीट बेस्ड जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है बेटा, ये इतनी जबरदस्त होती है ना, मतलब लैंग्वेज से दो का इंसान खा जाता है। ये क्वेश्चन आप टैकल, आप एक बार जो है इस एक्सप्लेनेशन को मत देखिए, ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। मुझे पता आपको हर एक न्यूमेरिकल आती है, आपको बेटा एडवांस्ड की भी आती है, आपको सब आती हैं, बट जो आपको नहीं आती है वो न्यूमेरिकल्स होती हैं जो वहां पे पूछी जाती हैं। तो बेटा इसीलिए मैंने जो ये न्यूमेरिकल्स रखी है बेटा, ये वो स्टफ है कि जिससे आपकी कोई भी वहां पे न्यूमेरिकल आ जाए, नीट खासकर जो आपके नीट न्यूमेरिकल्स आएंगी वो आपकी सॉल्व होनी चाहिए, वहीं पे बहुत आसान दिखना चाहिए। इस तरीके से इन न्यूमेरिकल्स को मैंने यहां पे रखा हुआ है। चलिए बेटा, तो आज के हम लास्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। एन ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट्स ऑफ कोर μ1 सराउंडेड बाय ए क्लैडिंग μ2, μ2 इज लेस देन μ1। हर एक को पता है बेटे, ऑप्टिकल फाइबर में जो कोर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, क्लैडिंग का कम होता है, तभी तो TIR होगा, क्योंकि जब रे जाएगी फ्रॉम डेंसर टू रियरर तब जाकर बेटा TIR होगा और तभी जाकर ऑप्टिकल फाइबर काम करते हैं। ये तो अंडरस्टूड है, μ2 इज लेस देन μ1। ए बीम ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर एट एन एंगल ऑफ अल्फा विद द एक्सिस। तो यहां पे आप देख सकते हो रे आ रही है बेटा एट एन एंगल ऑफ अल्फा विद द एक्सिस, ठीक है, axis of the fiber. The highest आप ये कह रहा है what the maximum value of alpha for which ray can be traveled through the fiber is, कह रहा है बेटे आप बताइए ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऑफ अल्फा, ताकि ये जो रे है, ताकि ये जो आपकी मैसेज सिग्नल है ये इस ऑप्टिकल फाइबर में चले। तो पहले हमें यह समझना होगा इस अल्फा के बढ़ाने से, क्योंकि हमें मैक्सिमम पूछा गया, तो इसके बढ़ाने से क्या इफेक्ट होगा, ध्यान से देखिएगा। आपको पहली चीज पता है बेटे, जो आपका एंगल होना चाहिए, मतलब जब रे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर आती है, यहां पे जो एंगल होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तब जाकर रे जो है TIR दिखाएगी। एंड इन केस इट इज इक्वल, तब ये बेटा फिर भी हां इसी में चलेगी, ग्रेज करेगी। बट अगर यहां पे आपका एंगल जो है बेटा ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हुआ, या सॉरी लेस देन क्रिटिकल एंगल हुआ, तो बेटा ये बाहर चली जाएगी। तो बेटा ये हमने पढ़ा हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बढ़ाने से ये कम होगा बेटा, सिनेल्स लॉ। जब आप रेयर टू डेंसर जाते हो, रे मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक। अगर ये बढ़ाओगे ये घटेगा, अगर ये घटेगा, ध्यान से देखिए, अगर ये घटेगा ये बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ेगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर ये बढ़ेगा तो क्या होगा, क्या यहां पे TIR फिनोमिनन होगा? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो दैट मीन्स आपको बेटा इस तरीके से रखना, इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहे तो आप बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बेटा कोई ना कोई ऐसा एंगल होगा जब यहां पे, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये पहले कम होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये पहले कम होगा, ये वाला एंगल, ये क्रिटिकल नहीं एंगल नहीं होगा इनिशियली, लेट्स सपोज ये कम होगा। जब ये हम बढ़ा रहे हैं, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ये एंगल बढ़ रहा है, कभी ना कभी ये बराबर हो जाएगा बेटा क्रिटिकल एंगल के, कभी ना कभी। और अगर आप उससे ज्यादा करोगे फिर जाकर आप कह सकते हो TIR स्टार्ट होगा। सो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि अल्फा को पहले हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और ये घट रहा है, ये घटने से ये बढ़ रहा है, और कभी ना कभी जब ये बराबर हो जाएगा बेटा क्रिटिकल एंगल, तब रे ग्रेस होगी। सो मतलब हमारा जो TIR का फिनोमिनन है वो शुरू यहां से होगा, दिस द क्रिटिकल कंडीशन। तो अगर ये क्रिटिकल कंडीशन है, मैं क्रिटिकल कंडीशन निकालूंगा, लेट्स सपोज यहां पे एंगल बन गया क्रिटिकल एंगल, तो ये वाला एंगल कितना होगा, डेफिनेटली 90 डिग्रीज का होगा। जरा मुझे बताइए बेटा इस IC को कैसे हम निकालेंगे, सिनेल्स लॉ से। सिनेल्स लॉ लगाइए बेटा, अंदर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा μ1, तो मैं लिखूंगा μ1 अपॉन μ1 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ द एंगल, ठीक है बेटा, μ1 साइन ऑफ द एंगल इन द सेम मीडियम, व्हाट दैट इज IC, विल बी इक्वल टू आउटसाइड जो है बेटा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट्स μ2, ठीक है, साइन ऑफ 90 दैट्स इक्वल टू 1, ठीक है। आपका साइन ऑफ IC किसके बराबर आ जाएगा बेटा, साइन ऑफ IC आएगा बराबर
साइन ऑफ आई सी आएगा यहां पे बराबर म्यू टू बाई म्यू वन, जो कि हमें ऐसे भी पता है दैट इट इज द रेशियो ऑफ द रेयरर टू द डेंसर, है ना बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ रेयरर टू द डेंसर, यहां पे हमने निकाल दिया। मुझे बताइए बेटा, अगर आईसी हम निकाल सकें, आईसी अगर हम निकालें बेटा, तो मुझे बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, जस्ट दिस वन एंगल कितना होगा, इट विल बी 90 माइनस आईसी, दिस विल बी सिंपली 90 माइनस आईसी। और जैसे ये एंगल पता चला, फिर यहां पे सिनेल्स लॉ लगाएंगे बेटा, और यहां पे आपका अल्फा कैलकुलेट होगा। सो बहुत आसान है बेटे। तो पहले हमें आईसी निकालना है। आईसी कैसे हमने निकाला, क्रिटिकल एंगल यहां पे कैसे निकाला, हमने रे को जो है ग्रेज करके दिखाया और बाहर का एंगल 90 आ गया। आईसी का वैल्यू यहां पे आएगा बेटा साइन इनवर्स ऑफ म्यू टू बाई म्यू वन, तो आएगा बेटा ऐसे साइन इनवर्स ऑफ म्यू टू बाई म्यू वन। अब यहां पे लगाएंगे बेटा हम जो है कॉन्सेप्ट ऑफ सिनेल्स लॉ, तो यहां पे आएगा इसका मीडियम, आउटसाइड का मीडियम रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, साइन ऑफ अल्फा will be equal to अंदर के मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट्स म्यू टू, साइन ऑफ इट इज साइन ऑफ 90 माइनस व्हाट, 90 माइनस आईसी, ऐसे आ जाएगा बेटा। तो आपको क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। अल्फा साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल म्यू टू, ऐसे रख दीजिए बेटा, साइन ऑफ 90 माइनस आईसी दैट इज कॉस ऑफ आईसी, ठीक है बेटा, आपने लिख दिया कॉस ऑफ आईसी। तो मुझे बताइए बेटा, अगर मैं यहां पे एक ट्रायंगल बना दूं, जस्ट सी, क्योंकि मुझे यहां पे आईसी कॉस आईसी चाहिए, जबकि मुझे जो यहां पे प्रेजेंट है दैट साइन आईसी। तो बेटा अगर मैं ये आईसी रख दूं, इस हिसाब से ये वाला क्या होगा, दैट विल बी म्यू टू, और ये वाला होगा बेटे म्यू वन, तभी तो आएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तभी तो आएगा साइन ऑफ आईसी। एक बार ये आ गया, जरा बेटे पाइथागोरियन थ्योरम से इस ट्रायंगल की बेस निकालिए, दैट विल बी रूट ऑफ म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर, यह आ जाएगा बेटे। तो आपने पाइथागोरियन थ्योरम से बेस निकाल दी बेटा। ये आपकी ट्रायंगल से क्या होगा, आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए होगा वो आप इस ट्रायंगल से निकाल सकते हो। यहां पे साइन अल्फा इज इक्वल म्यू टू कॉस ऑफ आईसी। अब आप कॉस ऑफ आईसी कहां से लाते, तो कॉस हुआ बेटे आईसी, ये हुआ कॉस हुआ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दिस इज दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये आएगा म्यू वन, आएगा कि नहीं। तो बेटा जैसे ये डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, कॉस आएगा बेटा, कॉस आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा हम कैसे इसको खत्म करेंगे, जस्ट एक सेकंड बेटे, देखिए सॉरी, हां वहां पे जगह नहीं है बेटा, इसलिए मैं यहां पे आ रहा हूं, ठीक है। अंदर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है हमारा, दैट इज म्यू वन, और बाहर है म्यू टू, म्यू वन एंड दिस इज गोइंग टू बी म्यू टू। यहां से रे आ रही है बेटा, टेन एंगल ऑफ दिस अल्फा, और यहां पे हमने कंडीशन ली है बेटा क्रिटिकल एंगल की, और ये ग्रेज कर रही है, ठीक है, और ये 90 डिग्री आ रहा है। तो ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूं यहां पे सिनेल्स लॉ लगाएंगे, तो साइन ऑफ आईसी, रेयरर बाय डेंसर, रेयरर है बेटा म्यू टू और डेंसर है बेटा म्यू वन, तो ये आ जाएगा। उसके बाद मैंने कहा एक ट्रायंगल बना दीजिए आप सिंपली, अगर ये आईसी रखेंगे तो यहां पे आ जाएगा म्यू टू, ये आ जाएगा म्यू वन, और अगर आप पाइथागोरियन थ्योरम से इसकी बेस निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर, ये निकाल दीजिए। फिर यहां पे बेटा अगर ये आईसी है, सो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी 90 माइनस आईसी, है कि नहीं, 90 माइनस आईसी। सिनेल्स लॉ लगाएंगे बेटा इस पॉइंट पे सिनेल्स लॉ लगाएंगे, तो सिनेल्स लॉ लगाएंगे दैट इज साइन ऑफ अल्फा इनटू, क्योंकि ये एयर में है बेटा तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इज इक्वल टू, इस पे आ जाएगा बेटा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा म्यू वन, अंदर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दैट्स म्यू वन, साइन ऑफ अल्फा। अब ये जो सॉरी अंदर का जो एंगल है दैट्स 90 माइनस आईसी, दैट्स 90 माइनस आईसी, और 90 माइनस आईसी क्या हुआ बेटे कॉस, सो इट्स म्यू वन कॉस ऑफ आईसी, ठीक है बेटा। तो यहां पे आपको निकालना है साइन ऑफ अल्फा। मुझे बताइए बेटा आपको अल्फा चाहिए, वो साइन इनवर्स ऑफ दिस हुआ, बट कॉस ऑफ आईसी कहां से लाएंगे बेटा, इससे, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है बेटे, दैट्स इक्वल टू म्यू वन मल्टीप्लाई, बेस है बेटा रूट ऑफ म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट्स म्यू वन कैंसिल हो गया, आपको अल्फा चाहिए, सो साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर, साइन इनवर्स ऑफ म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा यहां पे जो है ये थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा हो गया, और यहां पे जगह नहीं थी लिखने की, इसलिए मैं इसको
रिमूव कर देता हूं, ठीक है। देखिए बेटा, इसकी जो कंप्लीट एनालिसिस है वो मैंने आप दिखा दी। देखिए बेटा, ये जो डायग्राम है ये हमने यहां पे शिफ्ट कर दी इस तरीके से। यहां पे आपको ये मैक्सिमम एंगल निकालना है, यू हैव टू फाइंड दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा। तो बेटा मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा फॉर मैक्सिमम वैल्यू ये वाला क्रिटिकल एंगल होना चाहिए कम से कम, और तब बाहर का एंगल 90। तो सिनेल्स लॉ यहां पे लगाया और यहां पे लगाया, तो 2 बार मैंने सिनेल्स लॉ लगाया। जब मैंने यहां पे लगा दिया तो मुझे मिला रेयर बाय डेंसर, जो कि हमें पता है, उससे एक ट्राइंगल बना दी, ट्राइंगल का बेस निकाल दिया, प्रॉपर्टी ऑफ पाइथागोरस थ्योरम्स लगा के यहां से निकाल दिया। फिर यहां पे सिनेल्स लॉ एक बार और लगा के आपको सीधे मिल गया बेटा अल्फा का वैल्यू, और अल्फा का वैल्यू आया साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। सो बेटा इस तरीके से हमने ये कुछ क्वेश्चंस आज फिनिश किए। तो चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ रे ऑप्टिक्स डिस्कस करूंगा। थैंक्स बेटे।